सैलरी सेट है, लाइफ स्टेबल है, लेकिन अंदर से ना वो एक खालीपन है। उन्हें नहीं समझ में आ रहा क्या करें। तो यूथ क्या कर रहा है, अब उन ऑप्शन को चूज करता है जो एक्चुअली ऑप्शन शादी के बाद भी लोग रिश्तों को लेके क्लियर नहीं है कि मैं इसके साथ खुश भी हूँ या नहीं। क्लैरिटी कैसे मिलेगी? सच बता दूं, जितने सोशल मीडिया पे जितने रोमांटिक कपल दिख रहे हैं, रियल लाइफ में उन क्लैरिटी क्या साइलेंस में बैठने से आती है? क्या मेडिटेशन करने से आती है? क्लैरिटी पैटर्न समझने में आती है। एक्चुअल में ये चीजें मेरे साथ बार बार क्यों हो रही हैं? मैं हमेशा कहता हूँ, नाइदर बी प्रैक्टिकल नॉर बी इमोशनल, बी रियलिस्टिक। कैसे हम लोग पहचानेंगे कि ये कन्फ्यूजन मेरा सिर्फ टेम्पररी है क्योंकि मैं अभी अंदर से बहुत एम्प्टी फील कर रहा हूँ इसलिए मैं ऐसा रिएक्ट कर रहा हूँ, या फिर एक्चुअल में मुझे नीड है इस चीज़ की इसलिए मैं उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप खराब हो जाते हो, नॉर्मल बात पे रूड हो जाते हो, एंग्री हो जाते हो, फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। दिस इज डेंजरस। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, हम लोग ये 3 स्टेजेस बहुत सुनते हैं। क्या फ़र्क है इन तीनों में? फर्क ये है कि स्ट्रेस इन सब, क्या हम लोग अपने माइंड के साथ ऐसा कर सकते हैं कि वो हमारी सुनने लगे जो हम चाहते हैं? उसके पीछे मैं तुम्हें 4 पॉइंट दूंगा कि 4 तरीके हैं ऐसे कि जिसके थ्रू पैटर्न्स को कैसे समझा जाए। फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड योर। लोग जो है मेंटल हेल्थ से बहुत परेशान है, उन्हें ये भी नहीं पता कि मैं खुश हूँ भी या नहीं। आपने जो कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ब्रेन फॉगिंग कहते हैं, कि उन्हें कुछ क्लियर दिख ही नहीं रहा, उन्हें लगने लगा है प्रणाम भारत पॉडकास्ट विदाचल के एक और शानदार एपिसोड में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आजकल है ना, मैं बहुत एक कॉमन चीज़ लोगों में नोटिस कर रही हूँ। लोग है ना बहुत कंफ्यूज्ड हैं, मतलब किसी भी चीज़ में उन्हें क्लैरिटी नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूँ कि लोग जॉब में भी परेशान हैं, उनकी लाइफ में मतलब सब स्टेबल है, सैलरी भी ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज है कि उन्हें करना क्या है। एम्प्टी फील करते हैं। कभी उन्हें लगता है बिजनेस स्टार्ट करूं, कभी उन्हें ये लगता है कि यार विदेश चला जाऊं, कभी उन्हें लगता है कंटेंट क्रिएटर बन जाऊं, क्योंकि आजकल इन्फ्लुएंसर का इतना इन्फ्लुएंस हो चुका है। उन्हें लगता है कि यूट्यूब चैनल खोल लेते हैं और एक क्रिएटर बन जाते हैं। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। ये क्लैरिटी कैसे ला सकते हैं, आज इस पॉडकास्ट में हम लोग बात करेंगे। ऐसी ही सेम चीज़ें हम लोग रिलेशनशिप में भी नोटिस करते हैं। शादी के बाद लोग खुश हैं या वो सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। कई बार हम लोग अपने साथ ऐसा बोलते हैं कि यार सब कुछ ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा एडजस्टमेंट चल रहा है, लेकिन एक टाइम पर आके ऐसा लगता है कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये कन्फ्यूजन आपकी लाइफ को किस हद तक इम्पैक्ट कर रहा है, इस क्लैरिटी के साथ आज हम लोग बात करेंगे। क्यों ये कन्फ्यूजन है, क्यों हम लोग क्लियर नहीं है अपने थॉट्स को लेकर, और इसके साथ साथ बहुत सारे साइंस पे भी बात करेंगे, क्योंकि कन्फ्यूजन किस लेवल का है, टेम्पररी कन्फ्यूजन है या फिर ये कन्फ्यूजन सीरियस है। इसके मैं एग्जांपल के तौर पे आज हम लोग इसको डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे, और आज हम लोग उस माइंडसेट को जानने की कोशिश करेंगे जो आपके मन में थॉट्स चल रहे हैं लेकिन आप उन्हें पहचान नहीं पा रहे हो कि ये थॉट्स मेरे लिए सही है या नहीं है। नेगेटिव थॉट्स को कितना एंटरटेन करना है, पॉजिटिव थॉट्स को कैसे क्रिएट करना है। आज इन सभी मुद्दों पर, इन सभी सवालों पर डिटेल से जानकारी लेंगे, और इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ है एक बार फिर से रिनाउंड हिप्नोथेरेपिस्ट है, मेंटलिस्ट है, मयंक राठी। मयंक, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच आंचल। कैसे हैं आप? आई एम रियली गुड। चलिए, बहुत अच्छा लगता है ये सुनकर कि जब बहुत इंसान कहता है मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि जब आप किसी से बात करो ना, बस चल रही है लाइफ, बस खींच रहे हैं लाइफ, तो ये सुन के बहुत अजीब लगता है कि यार मतलब लाइफ एक ही मिली है, उसमें भी आप सिर्फ खींच ही रहे हो। तो आज हम लोग बात करेंगे उस माइंडसेट को लेकर के कि क्यों लोग ऐसा बोलते हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले सवाल की शुरुआत की है, एक चीज़ बहुत कॉमन देखी जा रही है, लोग बहुत कंफ्यूज हैं। उन्हें नहीं पता है कि भाई लाइफ को कहाँ लेके जाना है, ये करें या ये करें। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, जॉब को लेके बहुत परेशान है, सब कुछ सेट है, सैलरी सेट है, लाइफ स्टेबल है, लेकिन अंदर से ना वो एक खालीपन है। उन्हें नहीं समझ में आ रहा क्या करें। तो पहला मेरा सवाल, ये कन्फ्यूजन पैदा कैसे होता है, उसका रूट कॉज क्या है, क्लैरिटी पे हम लोग आगे बात करेंगे। देखो, एक ज़माना था आंचल के जिसमें आज से 20 साल पहले चले जाओ, 25 साल पहले चले जाओ, तो यूथ को बोला जाता ऑप्शन क्या आते हैं, बहुत कम ऑप्शन थे। प्रॉब्लम आज की तारीख में क्या, ऑप्शन बहुत ज़्यादा और क्लैरिटी बहुत कम है, इसी वजह से कन्फ्यूजन है। लेकिन एक ज़माने में ऑप्शन बहुत कम थे। क्या बनना है भाई, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, गवर्नमेंट जॉब करनी है, या फिर पापा का बिजनेस संभालना है।
बट आज की तारीख में जैसे तुमने कहा बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लाइक क्या आईटी प्रोफेशनल बनना है, इन्फ्लुएंसर बनना है, कंटेंट क्रिएटर बनना है, रिमोट जॉब्स करनी है, नई नई टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ना है। तो अब होता क्या है कि यूथ के अंदर एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया इस वजह से कि जब भी वो सोशल मीडिया खोलता है वो देखता है कि आसपास लोग इतना कुछ कर रहे हैं, कुछ नया 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 कर रहे हैं, नई नई लाइफस्टाइल देख रहे हैं, राइट। अब उस लाइफस्टाइल से वो इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है और इन्फ्लुएंस होने के बाद वो उससे लगने लगता है कि पूरी दुनिया आगे बढ़ती जा रही है एक्सेप्ट मी, और मैं पीछे रह जा रहा हूँ। और इस वजह से क्या हो रहा है कि उसका दिमाग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते जाता है, एंशियस होते जाता है, ये उसको सेल्फ वर्थ इशू आने लगता है। अब इस वजह से वो क्या करते हैं, अलग अलग कैरियर के ऊपर गोल्स के ऊपर फोकस ही नहीं कर पाते। उनको लगता है ये करूं या वो करूं, इतने सारे ऑप्शन में उलझ जाते। इस वजह से यूथ क्या कर रहा है कि अब उन ऑप्शन को चूज करता है जो एक्चुअली ऑप्शन उसके लिए है ही नहीं, क्योंकि वो बाहर से चीज़ों को देख रहा है और खुद को कंपेयर कर रहा है, इसलिए यस दैट कंपैरिजन उसको एंशियस बना रही है, एंजाइटी दे रही है, कंफ्यूजन दे रही है। रीजन क्या पता है कि अब जब भी आपको कोई काम करना है तो सबसे पहले आपको अपनी स्ट्रेंथ देखनी होगी, आपकी स्ट्रेंथ किस में है, आप किस में वीकनेस। हर इंसान में अगर स्ट्रेंथ है तो वीकनेस भी होगी। आपका पर्पस क्या है लाइफ का, आप किस चीज़ में कंफर्टेबल या अनकंफर्टेबल महसूस करते हो। लेकिन यूथ वो नहीं देखता, लेकिन वो क्या देखता है कि जो ट्रेंड चल रहा है, क्या चल रहा है, और वो उस हिसाब से, उस ट्रेंड के हिसाब से और सोशल वैलिडेशन के हिसाब से अपना डिसीजन लेता है। और उस वजह से वो हमेशा एंशियस, कंफ्यूज, अनक्लियर यानी वेग रहेगा और परेशान रहेगा थ्रू आउट द टाइम। तो मतलब आप ये कह रहे हैं फिर सोशल मीडिया चलाना बंद कर दें? नहीं, सोशल मीडिया चलाना बिल्कुल बंद नहीं करना चाहिए। लेकिन टेक्नोलॉजी, देखो एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ कि आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करनी चाहिए। टेक्नोलॉजी अगर आपको यूज़ करना शुरू कर दे तो आप बर्बादी के रास्ते पर हो, और ये एक्चुअली हो रहा है। जो रियल वर्ल्ड जो आपको दिख रहा है वो एक्चुअली रियलिटी नहीं है। आपको उससे हट के अपनी रियलिटी को मापना होगा, वरना रोज सोशल मीडिया खोलोगे, रोज नई चीज आएगी, रोज आपका दिमाग अलग 10-10 डायरेक्शन में जाएगा। और जो वो दिख रहा है वो दुनिया वैसी नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ सोशल मीडिया एक फेक वर्ल्ड है। यस, जहाँ पे जो लोग दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं। यानी कि मदर्स डे पे जो लोग अपनी माँ को केक काटाते हुए, गिफ्ट देते हुए फोटो खिंचाते हैं ना, एक्चुअली वो अपनी माँ को प्यार नहीं करते। लेकिन कुछ होते हैं जेन्युइन। हाँ, लेकिन जो जेन्युइन होते हैं ना, हाँ। तो उनको कभी भी सोशल मीडिया पे कभी नहीं डालेंगे, कभी नहीं डालेंगे। डिपेंड करता है। या बिकॉज वो अपनी माँ से प्यार करो, वो मोमेंट का एंजॉय करेंगे। हाँ, राइट। उसे वैलिडेशन नहीं चाहिए कि दुनिया में मेरी माँ का और मेरा प्यार देखे। ओके, तो जैसे भी ये समझ में आ रहा है कि आपने जॉब को लेके, तो इसका सिर्फ एक यही ही रीज़न है क्योंकि वो सोशल मीडिया ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, कंटेंट ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, इसलिए वो कंफ्यूज है। सिर्फ एक यही ही रीज़न है या फिर इसके अलावा भी कुछ और रीजंस हैं? फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया यूज़ नहीं करते लेकिन फिर भी वो कंफ्यूज हैं। देखो, उसका सबसे बड़ा रीज़न हमारा सोशल एनवायरनमेंट है कि हमें क्लैरिटी दिखाई नहीं जाती। एक ट्रेडिशनल इंडिया है और एक अब मॉडर्न इंडिया है। अब एक होता क्या है, देखो ये बड़ा अच्छा सवाल किया कि जिसमें हम इनसाइट समझ सकते हैं कि इंडिया ने एक ट्रांजिशन फेज से गुजर रहा है। आज का यूथ ना ग्लोबल एडवांस सोसाइटी और ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी में पिस रहा है। अब उसमें होता क्या है, देखो सोसाइटी कहती है कि स्टेबिलिटी ज़रूरी है पहले, लेकिन आज अगर हम यूथ को पूछे तो वो बोलेंगे कि भाई सोसाइटी बोलती है कि पहले स्टेबिलिटी ज़रूरी, शादी कर लो। लेकिन यूथ कहेगा, वर्क कल्चर कहता है क्या कि नहीं, पहले आप कुछ कमा लो, कुछ बन जाओ, फिर शादी करो। ठीक, सोसाइटी कहती है कि बस स्टेबिलिटी ज़रूरी है। आप सोशल मीडिया देखो तो आपको लगता नहीं पैशन ज़रूरी है। कि आप, सोसाइटी कहती है जो हाथ में वो काम करो। तो यूथ जो ट्रांजिशन फेज में है ना, उस ट्रांजिशन की वजह से बीच में पिसता जा रहा है। तो अब ओवरऑल इसमें हमारी सोसाइटी को भी बहुत बड़ा रोल है कि सोसाइटी बच्चों के साथ प्रॉपर वे में डील नहीं कर पाती कि उन्हें क्या करना है ज़िंदगी में। इस वजह से वो क्या है कि सिर्फ पैसा कमाना है, सक्सेस लेना है, तो पैसा थोड़ा बहुत कमा लेते, लेकिन थोड़े दिन बाद लगता नहीं ये मेरे काम की चीज़ नहीं, इसमें मज़ा नहीं आ रहा मुझे, मैं एग्जॉस्ट हो जाते लोग, राइट, क्योंकि अपना पैशन फॉलो नहीं कर रहे। समवेयर पैशन भी ज़रूरी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपनी अवेयरनेस खोकर जो काम कर रहे हो आप उसमें परेशान हो रहे हो। दैट इज़ द रीज़न क्लैरिटी नहीं है, कन्फ्यूज़न ज़्यादा है
और आप पूरी तरह से वेग रहते हो, एंशियस रहते हो, एंग्जाइटी रहती है, और आप दूसरों से कंपेयर करते जाते हो अपनी लाइफ, एंड दैट कंपैरिजन इज डेंजरस। ओके, तो कंपैरिजन हो गया और अवेयरनेस की अवेयरनेस नहीं है। ठीक है, अभी जैसे रिलेशनशिप की अगर हम लोग बात करें, जैसे हमने एक जॉब को लेकर के बात की, एक जॉब पर्सन जो होता है, ऐसी अब हम रिलेशनशिप में शादी के बाद भी लोग रिश्तों को लेके क्लियर नहीं है कि मैं इसके साथ खुश भी हूँ या नहीं हूँ। कई बार हम लोग कहते हैं कि यार सब कुछ ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर रहे हैं, फिर एक पॉइंट पे आके हम लोग कहते हैं कुछ भी ठीक नहीं है, ऐसा लग रहा है लाइफ कहाँ जा रही है, मतलब खुद में बहुत लोनली फील करते हैं एक पार्टनर होने के बावजूद भी। तो उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि रिश्ते को आगे चलाना भी चाहिए या मैं इसके साथ साथ अपने एक पैशन को भी फॉलो करूं, क्या मैं ऐसा करूं, और करूं भी तो मतलब कैसे अपने इस रिश्ते को स्टेबल करके अपने आप को भी खुश कर सकूं, क्या करूं मैं ऐसी ऐसी सिचुएशन में, क्लैरिटी कैसे मिलेगी उनको? देखो, आपके दो क्वेश्चन के दो पार्ट है कि भैया शादी के बाद भी या रिलेशनशिप में भी हो तो फिर प्रॉब्लम क्यों है, और उसके साथ साथ मेरा कैरियर सफ़र भी ना करे, इसको बैलेंस करते हुए। तो पहले क्वेश्चन को हम समझते हैं कि शादी कर ली लेकिन उसके बाद भी लोनलीनेस क्यों लग रहा है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लैक ऑफ इमोशनल एजुकेशन। उस कारण से ये हालत हो रही है आज की तारीख में। हम बच्चों को मैथ सिखाते हैं, साइंस सिखाते हैं, कोडिंग सिखाते हैं, लेकिन इमोशनल एजुकेशन नहीं सिखाते। बच्चों को कोई पेरेंट नहीं सिखा रहा है कि कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है रिलेशनशिप में। बच्चों को कोई पेरेंट नहीं सिखा रहा है कि अगर मान लो आपका ब्रेकअप हो गया तो आपको डील कैसे करना है। रिलेशनशिप में अगर अप डाउन हो गया तो आप कैसे उसको हैंडल करोगे। इसीलिए हम देखते हैं कि शादी में नया नया प्यार होता है, नई नई शादी होती है तो बहुत अट्रैक्शन होता है, और कुछ महीनों बाद जब वो अट्रैक्शन ख़त्म होता है तो बिल्कुल भी अप डाउन झेल नहीं पाते। ऐसा क्यों होता है? ऐसा रीज़न होता है कि देखो, नया नया सब अच्छा लगता है। गर्लफ्रेंड जो बोले मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, गर्लफ्रेंड 1 घंटा आपके कंधों पे सो रही है तो यू आर जस्ट एंजॉइंग दैट। लेकिन वो 4-6 महीने बाद कोई भी रिलेशनशिप, एक चीज़ रिलेशनशिप में समझनी होगी कि एक लेवल पे बोरियत आई जाती है। चाहे कोई भी, आप कितना भी किसी से प्यार करो, कि आपको उस इंसान से कोई भी रोज़ इंसान आपको मिलेगा तो आप बोर होएंगे। शादी के पहले आप हफ्ते में एक बार मिलते थे तो अट्रैक्शन बना रहता था। करेक्ट। लेकिन अब वो अवेलेबल है, एंड देयर इज अ लॉ ऑफ अवेलेबिलिटी एंड स्कैरसिटी, कि वट एवर इज अवेलेबल, वट एवर मीन्स वट एवर, वो यूजलेस हो जाता है, हमारे लिए वैल्यूलेस हो जाता है। और जो चीज़ स्कैरसिटी में होती है उस चीज़ की वैल्यू हो जाती है। तो उस वजह से अब वो अट्रैक्शन खत्म हो गया, और जब अट्रैक्शन था तो अप एंड डाउन को हम बैलेंस कर लेते थे, मना भी ले लेते थे, जैसे कहते हैं ना बाबू सोना सिंड्रोम। हाँ, या तो रात को 3 बजे भी उसके लिए उसके घर के बाहर चले जाएंगे, गाड़ी का हॉर्न बजा देंगे। तो उस समय अट्रैक्शन था। तो अट्रैक्शन खत्म होने के कारण अब ये रिलेशनशिप एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। उसमें एक और बड़ा रोल है सोशल मीडिया का। अब सोशल मीडिया को हम साइकोलॉजी से समझते हैं कि सोशल मीडिया, एक ज़माना था देखो कि यूथ को ना मूवीज़ फैंटेसाइज करती थी। 90s में अगर जाओ तो लड़का अपने खून से लेटर लिखता था हीरो अपनी हीरोइन को, तो लड़की इंप्रेस हो जाती थी। और उस समय जब वो माँ बाप मानते नहीं थे, उस टाइप का कल्चर था, तो भाग जाते थे। ये मूवीज़ से सीखा यूथ ने। तो फैंटेसी होती थी, हम भी भागेंगे, हम भी लव मैरिज करेंगे। अब वो मूवीज़ उस समय आप ज़माने में 1 या 2 देखते थे महीने में, या 2 महीने में एक बार। लेकिन अब आप रोज सोशल मीडिया देखते हो, रोज आपका दिमाग फैंटेसाइज हो रहा है। पता है कैसे? कि मान लो कि आपने सोशल मीडिया देखा। अब सोशल मीडिया में क्या होता है, सबसे पहले आपको बहुत सारे एडिटेड रील्स मिलेंगे कपल्स के, अनरियलिस्टिक रोमांस, और जिसमें सच्चाई कुछ भी नहीं है। ये सच बता दूं, जितने सोशल मीडिया पे जितने रोमांटिक कपल दिख रहे हैं, रियल लाइफ में उनकी हालत उतनी खराब है। क्योंकि जो रियल लाइफ में अच्छा है उसको कभी बताने की इच्छा ही नहीं होगी। दिस साइकोलॉजी से दिस। तब वो सब चीज़ें देखते हो, अनएक्सपेक्टेड रियलिटी बिल्ड हो जाती है रिलेशनशिप में, कि मेरे लिए चांद तारे तोड़ लाओ। उसने रील में देखा है ऐसा कि यार हस्बैंड इतना सुनता है या वाइफ ऐसा करती है। तो अब उस वजह से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन बढ़ती है रोमांस की। लड़कियों को इशू होता है कि लड़का रोमांटिक नहीं है। कुछ साल बाद, कुछ साल बाद आपका रोमांस कम पड़ जाएगा, बिकॉज अट्रैक्शन कम हो जाता है। तो अब वो रोमांस कम पड़ जाता है, तो अनरियलिस्टिक रोमांटिक इच्छाएं चल रही है। इस वजह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बहुत कॉमन हो चुके हैं इंडिया में, क्योंकि वो रोमांस उसको उसके हस्बैंड से नहीं मिल रही है, अपनी वाइफ से नहीं मिल रहा, तो दे लुक फॉर अनदर पार्टनर। फिर दूसरा इसके इफेक्ट क्या आता है कि इमैच्योर रिलेशनशिप में चले जाते हैं। वो रिलेशनशिप इमैच्योर हो जाती है कि जहाँ पे उनकी समझ पूरी खो जाती है, कॉन्शियस पूरी खो जाती है।
वो पार्टनर से बहुत डेप्थ मांगते हैं, लेकिन उनको खुद को कभी कोई आज की तारीख में समझ ही नहीं मिली। तो होता क्या है कि वो अपने पार्टनर से लव के चक्कर में वो जो अंदर उनकी हालत ख़राब हो रही है कि लोनलीनेस उनको फील होता है, शादी के बाद भी इनसिक्योर फील होता है कि कहीं मेरे को छोड़ के ना चली जाए, या उन्हें लव की फीलिंग कम लगती है। हाँ, एक डर रहता है उन लोगों हाँ, को। वो रहता है। तो उस वजह से वो क्या करता है, अपने पार्टनर से सारी एक्सपेक्टेशन करता है कि वो हील करे इन चीज़ों को। एक्सपेक्टेशन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। अब वो कभी भी किसी भी एक्सपेक्टेशन पूरी कर नहीं सकते, तो दैट बिकम्स द हर्डल। तो इमोशनल एजुकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके साथ साथ इफेक्ट क्या आता है, जब आप पर्सनल लाइफ में परेशान होते हो तो ऑब्वियसली उसका प्रोफेशनल लाइफ पे आपका इफेक्ट आएगा। हाँ, करेक्ट। आप देखते हो कि अगर प्रोफेशनली आप ऑफिस में आपके बॉस ने आपको अगर डांट दिया है, बॉस ने आपको ह्यूमिलेट किया है, तो घर पे आके उसका असर आता है। तो अब रिलेशनशिप में आप किसी इंसान के साथ रोज़ रहना है, ठीक है। एक तो हमारे सोसाइटी ने सिस्टम बनाया शादी का जहाँ पे रोज़ उसको फेस करना है। अगर वो रोज़ फेस करना ना होता तो शायद ऐसी हालत ना होती, लेकिन अब रोज़ फेस करना है। तो अब रोज़ फेस करता है, और रोज़ हम कहे तो वही अपने नॉर्थ इंडिया की भाषा में कहे तो रोज़ रोज़ कलेश। उसकी एक्सपेक्टेशन अलग है कि आप मेरे से ऐसे बात करो या वैसे करो, लेकिन ऑफिस से वो परेशान होकर आया है, तो अब घर पे परेशानी, डबल परेशानी। और अब उसके बाद आप उसको बोलो कि आप अपना पैशन फॉलो करो, उस गोल पे भी फोकस करो, तो आप नहीं कर पाते। तो इंसान क्या करता है पता है, फिर उस रिलेशनशिप को सुधारने की कोशिश ही नहीं करता। वो चूज कर लेता है मैं अपने कैरियर पे ध्यान दे रहा हूँ, तुझे जो करना है कर, मैं तेरी बात नहीं सुनता। और वहाँ पे इतना बड़ा गड्ढा बन जाता है कि फिर उससे बाहर निकलना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो ज़रूरी है कि एक्सपेक्टेशन को समझे, रियलिस्टिक होकर समझे, और इमोशनल एजुकेशन सोसाइटी को देनी होगी, और प्रैक्टिकली बातें समझानी होगी कि रिश्तों के शुरुआत के स्टेजेस होते हैं ना, मतलब प्री अफेयर स्टेज हो गया एक, ठीक है, फिर अफेयर स्टेज हो गया, फिर अफेयर के कुछ महीनों बाद का स्टेज हो गया स्टेज, फिर उसको सालों बाद का स्टेज हो गया। उस हर समय आप बदलते हो, ये प्रैक्टिकलिटी है, तो इसको समझना पड़ेगा। ओके, तो अभी जैसे आपने कहा कि ठीक है, सोसाइटी का प्रेशर होता है हम लोगों पर कि आपको इनके साथ एडजस्ट करना है, लोग इसलिए भी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं अपने बिल्कुल। पार्टनर के साथ, राइट। जब पार्टनर में देखते हैं कि भाई ये सुधरेगा ही नहीं, तो हम लोग अपने फोकस पूरे अपने करियर पे करने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो जाता है रिलेशनशिप में। अब जैसे ये चीज़ समझ में आ रही है कि एक कन्फ्यूजन थोड़ा सा हद तक दूर हो रहा है। अब बात आती है क्लैरिटी की। क्लैरिटी कैसे आती है? क्लैरिटी क्या साइलेंस में बैठने से आती है? क्या मेडिटेशन करने से आती है? क्लैरिटी क्या अकेले रहने से आती है? या फिर क्लैरिटी पैटर्न समझने में आती है कि मेरे एक्चुअल में ये चीज़ें मेरे साथ बार बार क्यों हो रही हैं? जो हमारे पैटर्न्स होते हैं ना, कहीं मैं इसके साथ ऐसा कर रहा हूँ इसलिए ट्रिगर हो रहा है, ये मैं करना बंद कर दूँ, या फिर उससे क्लैरिटी आती है? कैसे आएगी क्लैरिटी? देखो, ये सब पॉइंट तो तुमने कहा, उसके लिए क्लैरिटी ज़रूरी है, लेकिन सबसे पहला पॉइंट है क्लैरिटी के लिए रियलिस्टिक होना। मैं हमेशा कहता हूँ नाइदर बी प्रैक्टिकल नॉर बी इमोशनल, बी रियलिस्टिक। और वो क्या, वो मतलब कैसा होता है एक नॉर्मल इंसान? रियल क्या होता है? देखो, एक इंसान बोलेगा कि भाई प्रैक्टिकल हो गया, जब हम बोलते हैं ना नॉर्मल भाषा में कि भाई ये बहुत प्रैक्टिकल इंसान है, हम किसी को बोलते हैं बहुत इमोशनल इंसान है, तो दोनों ही एक्सट्रीम छोर हैं। आपको रियलिस्टिक होना पड़ेगा कि जो आपके प्रॉब्लम है उसको रियलिस्टिक वे में समझना पड़ेगा। प्रैक्टिकली समझोगे तो इमोशनल लूज कर दोगे, ज़्यादा इमोशनल होगे तो प्रैक्टिकलिटी लूज कर दोगे। तो इन दोनों को उठाकर रियल लाइफ में जो होता है उसको आपको रियलिस्टिक वे में उसे देखना होगा कि हाँ भाई, जैसा मैंने कहा कि रिलेशनशिप की स्टेजेस होती है, तो आपको ये हैव टू बी रियलिस्टिक कि हाँ ये होती है। अच्छा, मतलब उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना कि ये है, ये नेचुरल है, ये होगा ऐसा। यस, नेचुरल है, वो होगा। अब प्रैक्टिकल हो जाओगे तो आप रूड हो जाओगे उस बंदे के साथ, पार्टनर के साथ। तो मैं यहाँ रियलिस्टिक होने की बात कर रहा हूँ कि अगर मान लो किसी की शादी के 10 साल बाद कोई वाइफ एक्सपेक्ट करती है रोमांस, तो वो नहीं आ रहा है रोमांस, तो आपको ये हैव टू बी रियलिस्टिक। यस, हो गया 10 साल, नहीं आएगा। मैं यहाँ किसी को वो सलाह नहीं दे रहा हूँ कि नहीं करना चाहिए, बट ये रियलिटी है ना। आप रियलिटी को डाइजेस्ट नहीं करोगे तब तक आप कहीं पे पहुंच ही नहीं सकते। यू हैव टू डाइजेस्ट, अब हैव टू बी वेरी रियलिस्टिक। और पूरा समाज क्या है, प्रॉब्लम यही है समाज की, जैसा तुमने एक पॉइंट कहा कि हमें प्रेशर होता है कि इस पार्टनर के साथ एडजस्ट करना ही है। ये एक बहुत बड़ा इशू है। एक एग्जांपल ले लो, मान लो कोई लड़की है, तो उसका एक फैंटेसी थी कि भाई मेरा बॉयफ्रेंड रोमांटिक हो या अच्छा हो, मुझे टेक केयर करे। लड़कियों में ऐसी चीज़ें होती है, राइट, ज़्यादा।
लड़कों में भी होती है, 20% होती है, लड़कियों में 80% होती है कि मुझे सुने, अगर मैं दिन भर परेशान हूँ तो मेरी बात सुने। हाँ, उसे सॉल्यूशन नहीं चाहिए उसे चाहिए कि सिर्फ मेरी सुन ले। अब मेल आर वायर्ड डिफरेंटली। आप उनको सुनाने जाओगे तो वो आपको सॉल्यूशन देंगे क्योंकि दे आर लॉजिकल, नेचर ने उन्हें ऐसा बनाया। और वहां पे वो लड़की बर्दाश्त नहीं कर पाती क्योंकि उसे सॉल्यूशन चाहिए ही नहीं। उसे चाहिए था कि बस मुझे सुन ले 5 मिनट। तो अब उस लड़के को लगता है यार मेरी इससे शादी हो गई, ये तो मेरी सुन ही नहीं रहा। और आउट ऑफ कल्चर हम क्या है कि इंडिया में अभी भी तलाक लेना बहुत डिफिकल्ट चीज़ है। अभी चलो रेट्स बढ़ रहे हैं लेकिन स्टिल नॉट सो ईजी। ये हम मेट्रो सिटीज़ की बात करें तो लगे 90% इंडिया में आज भी ईजी नहीं है। तो अब होता है कि अंदर ही अंदर दमन होता है, यार मेरा पूरा लाइफ इसके साथ जाना है। और इसका रियलिस्टिकली समझो, परंपरा सिस्टम को हटा के एक बार इसको साइकोलॉजिकली समझो कि कोई चीज़ आपके साथ जिंदगी भर के लिए बंध गई है जो आपको पसंद नहीं है, जो आपके कंपैटिबल नहीं है, तो वो इंसान का माइंडसेट सही कैसे हो सकता है? ट्रू। वो मेंटली इमोशनली हमेशा डिस्टर्ब रहेगा। और मैं हमेशा कहता हूँ कि डिस्टर्ब आदमी दूसरे को डिस्टर्ब ही करता है। अगर एक पार्टनर डिस्टर्ब है तो दूसरे को डिस्टर्ब करेगा। तो ये कोर रीज़न है। अगर अगेन यहाँ पे अगर हम रियलिस्टिक अगर लोगों को समझाए कि रियलिस्टिक होना पड़ेगा, समाज को भी रियलिस्टिक होना पड़ेगा, रिलेशनशिप में भी कि अगर नहीं बनती तो थोड़ा डिस्टेंस अच्छा है। एकदम नज़दीक आके झगड़ने की जगह बेटर है थोड़ा डिस्टेंस रह के रिलेशनशिप को बेटर बनाना चाहिए। ऐसा नहीं लगता अगर रियलिटी में मतलब जो हम लोग रियल है वही आने लगे तो रिश्ते और ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाएंगे? लेकिन आज क्या अच्छा हो रहा है दमन हो के? कम से कम इंसान अगर कहीं फेक दिखा रहा है तो वो इसलिए क्योंकि वो रिश्ते को बचाना चाह रहा है, और बहुत सारे लोग खींच भी लेते हैं इसी चक्कर में। लेकिन अगर हम लोग ज़्यादा रियल हो गए या ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी में चले गए, इमोशनल लेवल बिल्कुल छोड़ दिया, तो रिश्ते तो कहीं बचेंगे ही नहीं। देखो, रियलिस्टिक होने का बिल्कुल मतलब नहीं होता कि इमोशनल नहीं होना। अब ये सोसाइटी की वो बात हो गई कि एक डस्टबिन में कूड़ा कचरा है, ठीक है, और उसमें से स्मेल आ रही है, तो आप डस्टबिन साफ करने की जगह क्या कर रहे हो, उसके ऊपर बहुत अच्छे फ्लावर स्मेल वाले फ्लावर लगा पे कुछ छिड़क दिया, ठीक है। हाँ। अब लेकिन क्या हो रहा है, आपने कचरा साफ नहीं किया, थोड़े टाइम में वो फ्लावर भी वैसे हो जाएंगे, उसमें स्मेल आने लगेगी। फिर आप एक और लेयर लगाएंगे, फिर आप एक और लेयर लगाएंगे, और उन लेयर की वजह से पूरा समाज डिस्टर्ब होते जा रहा है। तुमने जो पहला क्वेश्चन किया कि इसमें परेशान है, रिलेशनशिप में परेशान है, इसकी कॉज क्या है? कॉज है सप्रेस्ड इमोशन। कि अगर आप रियलिस्टिक बनना चाहते हो, तुम्हारी कोई इच्छा है, ये किसी भी इंसान की कोई इच्छा है, मैं सिर्फ गर्ल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मेल्स की भी बात कर रहा हूँ। हो सकता है उनकी इच्छा कुछ और थी, अलग टाइप का पार्टनर चाहिए था, नहीं मिला, तो वो जब सप्रेस्ड होते जाता है, तो सप्रेस्ड इंसान फिर सोसाइटी एक अच्छी, अगर पूरी सोसाइटी सप्रेस्ड है, एक इंसान सप्रेस्ड तो मतलब सोसाइटी सप्रेस्ड, क्योंकि हमसे सोसाइटी है, सोसाइटी से हम नहीं है। हमसे सोसाइटी, राइट राइट। अगर सोसाइटी निकल जाए, हम है तो हम तो जिंदा रहेंगे, लेकिन हम निकल जाए सोसाइटी से तो सोसाइटी बच ही नहीं सकती ना। तो एक इंसान परेशान तो पूरी सोसाइटी परेशान है, डिस्टर्ब्ड है। तो फिर ये जो केओस मचा हुआ है जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो, तो ये तो होना ही है। आपको रियलिस्टिक होना पड़ेगा। रियलिस्टिक होएंगे तो क्या होगा पता है आपको? आपके अंदर एक समझ होगी, रिलेशनशिप में मैच्योरिटी आएगी, क्या है मैच्योरली हमें रिलेशनशिप को हैंडल करना है। बिकॉज रिलेशनशिप ही नहीं ना, देखो हम आज इस एज में आए आंचल, तो हमारा एक्सपीरियंस है कि टीन एज से हमें समझ पकड़ी, फिर यंग एज में आए, यंग एज से मिड एज में जाते हो, हम बदलते हैं ना, अपनी सोच बदलते हैं, दुनिया को देखने का तरीका बदलते हैं। देन व्हाई नॉट इन रिलेशनशिप? रिश्ते वैसी के पहले से ही, जैसे हम लोग हमारे सामने जो एक रिश्ते की इमेज या जो डेफिनेशन है, वही हम लोग आज भी लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो वैसी ही चला है, क्योंकि हमने अपने मम्मी पापा लोगों को ऐसे देखा है। बट कहीं ना कहीं हमें चेंज होने की ज़रूरत है। अगेन चेंज होना, मैं नहीं कहूँगा कि लोग बोल सकते वेस्टर्नाइज सोच है, नहीं 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 नहीं। आपने जैसे कहा कि रिश्ते फिर और ख़राब हो सकते हैं और टूट सकते हैं, लेकिन एक चीज़ समझो कि मैं नहीं कहता कोई डाइवोर्स ले लो रियलिस्टिक होकर, नहीं, टॉक अबाउट इट, कोई तकलीफ नहीं उसमें। वी हैव टू बी वेरी ओपन कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। एक दूसरे को अगर आपको कुछ फ्रीडम देनी है, एक दूसरे को स्पेस देना है, स्पेस बहुत ज़रूरी होता है रिलेशनशिप में, याद रखो। सारे रिलेशनशिप के ख़त्म होने के बहुत बड़े 80% कारण स्पेस नहीं भी होना होता है, कि एक दूसरे को एक दूसरे से इतना बांध देते हैं कि घुटन होने लगती है। लेकिन जिस रिश्तों में स्पेस होता है ना, तो वो उनके अंदर एक ब्यूटी रहती है, फ्रेशनेस रहती है हमेशा। अब ये बात रियलिस्टिक है,
लेकिन समाज के आंचल में समझोगे तो ये तो बड़ी मॉडर्न बात है। नहीं, बट यू हैव टू बी रियलिस्टिक। अगर एक अच्छा समाज चाहिए, अच्छे रिश्ते चाहिए, तो रियलिस्टिक होगे ना, तो याद रखना रिश्ते कम टूटेंगे। मतलब रियल होना ऐसा हो गया कि अगर कोई सिचुएशन आई है, आपको उसे एज इट इज ऐसे ही एक्सेप्ट करना है कि अगर मेरा पार्टनर मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहा है तो वो ऐसा क्यों कर रहा है, उस चीज को एक्सेप्ट करके अपने इमोशंस को समझ के फिर रिएक्ट करना। बिल्कुल राइट और वहीं पे अगर हम लोग जॉब को लेकर के भी अगर हम लोग कंफ्यूज्ड होते हैं कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आपने कहा एक तो कंपैरिजन करना हम लोग बंद करें, दूसरा सोशल मीडिया से जो हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं उससे अपनी वर्थ को ना डिफाइन करें। बिल्कुल राइट आप जो है जैसे है आपको वो समझना पड़ेगा कि आप क्या हो, उस रियलिटी को एक्सेप्ट करो, अपने लिए ब्रूटली ऑनेस्ट रहो कि आप क्या चाहते हो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही तुमने, ब्रूटली ऑनेस्ट रहो। राइट कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, अवेयरनेस लाओ, अपने आप को एग्जामिन करो एंड देन टेक द डिसीजन कि क्या करना है, ना कि आउट ऑफ द ट्रेंड, ना कि आउट ऑफ द सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस। ये बेवकूफ़ी है। और जो भी सक्सेसफुल है वो सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होकर डिसीजन नहीं लिया है, ये भी समझना पड़ेगा लोगों को। ठीक है, अभी जैसे हम लोग ये कंफ्यूजन की बात कर रहे हैं, एक कंफ्यूजन होता है टेम्पररी। टेम्पररी कैसे कि कोई इंसान बहुत स्ट्रेस में है, प्रेशर में है, और उस टाइम पे उसको अब वो इतना प्रेशर में, इतना स्ट्रेस में है, इतना डिप्रेस्ड है, अब वो उसे अपनी जॉब भी खराब लग रही है, उसे अपने रिश्ते भी खराब लग रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो बाद में कुछ टाइम के बाद वो नॉर्मल हो गया। अब ये क्या टेम्पररी कन्फ्यूजन है, या फिर इसे बोलेंगे कि ये जो कन्फ्यूजन है ये सीरियस कंडीशन वाला है? कैसे हम लोग पहचानेंगे कि ये कन्फ्यूजन मेरा सिर्फ टेम्पररी है क्योंकि मैं अभी अंदर से बहुत एम्प्टी फील कर रहा हूँ इसलिए मैं ऐसा रिएक्ट कर रहा हूँ, या फिर एक्चुअल में मुझे नीड है इस चीज़ की इसलिए मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूँ? आप इसको कह सकते हो कि सीरियस होने की कगार पर हो। ओके, अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो क्योंकि मूड स्विंग्स हो रहे हैं। कभी आप जाते हो ऑफिस से, आप रिलेशनशिप में अच्छे हो, कभी अचानक से आपका मूड खराब हो जाता है, तो आप खराब हो जाते हो, नॉर्मल बात पे रूड हो जाते हो, एंग्री हो जाते हो, फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, तो दिस इज़ डेंजरस। अगर आपकी ऐसी स्टेज है तो यू नीड थेरेपिस्ट राइट नाउ। यू नीड टू अंडरस्टैंड, बिकम अवेयर अबाउट योर सेल्फ, बिकॉज ये अगर ये कंटिन्यू चलता रहा आपका मूड स्विंग, बोलते हैं ना, देखो कई बार हम सोशल मीडिया पे रील देखते हैं, इंस्टाग्राम पे, कि लड़कियां पीरियड्स में होती है तो अपने पार्टनर को बहुत परेशान करती है, वो झगड़ा करेगी, बोलेगी, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में जो होता है। लेकिन लड़कियों को ये नहीं समझ आता कि जब लड़का ऑफिस में जाता है उसके ऊपर भी कितना प्रेशर है, कैरियर का प्रेशर, समाज का प्रेशर, उसको कितना कुछ अचीव करना है, तो उसके भी मूड स्विंग हो सकते हैं। लेकिन वो समवेयर कहीं ना कहीं कंट्रोल करता है। मेल के अंदर टेंडेंसी है कि वो अपना गुस्सा फजूल का निकालना नहीं चाहता। लेकिन अगर ऐसे स्टेज आ गई कि फिर आप मूड स्विंग से आपके रिश्तों पे अगर आँच आ रही है, तो मतलब समझो कि आप अपना सेल्फ कंट्रोल लूज करना शुरू कर चुके हैं। ओके। और अगर अभी नहीं रोका तो एक लेवल पे आपका रिश्ता पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, बिकॉज मूड स्विंग अभी थोड़े थोड़े आ रहे हैं। धीरे धीरे जो चीज़ न्यूरोलॉजी का सिस्टम है हमारे ब्रेन का, जो चीज़ रिपीटेडली होती है वो फिर परमानेंट बेसिस पे हो जाती है। तो टेम्परेरी परमानेंट ना बने, उसका आपको ध्यान रखना है। तो ठीक है, इसको जैसे आपने कहा थेरेपिस्ट की ज़रूरत हो जाती है, और अगर इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद अगर कोई इंसान अपनी सिचुएशन को इस चीज़ से रिलेट कर पा रहा है एंड अब वो अपने आप को चेंज करना चाह रहा है, तो अब उसका पहला स्टेप क्या होना चाहिए, और दूसरी चीज़ ये कैसे कर सकता है वो? देखो, आज की तारीख में इंडिया में अगर आपने रिसर्च किया हो आंचल, तो रिलेशनशिप काउंसलर्स की डिमांड बहुत बढ़ती जा रही है और बहुत बड़ा इशू बन चुका है आज की तारीख में। तो अगर आप इस इशू से गुजर रहे हो तो मैं तो कहूँगा काउंसलर्स के पास जाने से पहले सिट विद योर पार्टनर, ड्रॉप योर ईगो एंड बी नेकेड इन फ्रंट ऑफ ईच अदर इमोशनली एंड मेंटली। बी वॉट यू आर एंड टेल योर पार्टनर, लेट हर बी वॉट शी इज। राइट, दोनों आपस में नेकेड हो जाओ मेंटली इमोशनली, एंड देन टॉक अबाउट कि ये इशू है। बिकॉज ईगो क्लैश, देखो मेल में क्या हो, मेल में ईगो हाई रहता है, वो झुक नहीं सकता। राइट, लेकिन फीमेल में ईगो नहीं होता, लेकिन इमोशन हाई होते हैं, बात बात पे रो देना होता है। अब मेल उसको टैकल नहीं कर पाता
कि भाई रोना क्यों है, बात कर। मेल जाएगा मैं लॉजिकल बात करूँ, फीमेल चाहेगी आप इमोशनल बात करूँ। तो इसको कैसे बैलेंस करें, मतलब कैसे इस चीज को समझा जाए, क्योंकि ये तो फिर अब जो चीज जिसकी बनी हुई है उसे तो आप चेंज नहीं कर नहीं कर सकते ना। सकते, बिल्कुल। अगर लड़की इमोशनली बनी हुई है, उसे नहीं, अब उसे किसी की राय नहीं चाहिए, उसे सिर्फ सुनाना है और सामने वाले इंसान को सिर्फ सोल्यूशन देना है। तो जो चीज जिसकी बनी हुई है, अब इसको चेंज क्या करेंगे, इसमें क्या होगा, चेंज क्यों करेंगे जब बनी हुई है चीजें ऐसी। तो देखो इसमें सबसे अगेन वही, मैं जब रियलिस्टिक होने की बात करता हूँ ना, बी हैव अ ओपन टॉक विद योर पार्टनर बिफोर गोइंग टू काउंसलर्स। अब सामने वाला इंसान सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि बहुत सारे रिश्तों में ऐसा होता है। जब मैं लोगों से मिलती हूँ तो जब वो अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं तो मोस्टली हाउसवाइफ क्या कहती हैं कि पार्टनर सुनने को रेडी नहीं है। मैं उसको बोलती हूँ, बिठा के सुनाने की कोशिश करती हूँ, तो वो कहते हैं तुम तो फालतू वही बातें करती हो जो आज से 1 साल पहले वही बात है, तुम्हारा वही रोना है, मुझे सुनना नहीं है। तो जब पार्टनर ही सुनने के लिए रेडी नहीं है तो वाइफ भी कैसे करे। और एक तरफ ऐसा भी होता है कि वाइफ सुनने के लिए रेडी नहीं होती, हस्बैंड करने के लिए, बात करने के लिए रेडी है। तो जब कोई भी रेडी नहीं है तब ऐसी सिचुएशन बंदा क्या करे फिर। देखो ऑप्शन ये है कि या तो आपको ईगो गिराना होगा एक जो साइड आपने में भी, कहा। हाँ मेल को ईगो गिराना होगा और फीमेल को इमोशंस भी बैलेंस्ड करने होंगे। और ये भी तब अगर आपको रिलेशनशिप बचाना है तो। बचाना है तो यस, बिफोर गोइंग टू काउंसलर आई एम टेलिंग यू। फिर आप ऐसे स्टेज पे जाओ मत कि आपको बाहर का कोई बंदा आपको समझाए, बिकॉज आपके दोनों के रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स है, जो गहराई, वो दूसरा बंदा आपसे बेहतर नहीं जान सकता। तो बेटर है कि आपका घर का झगड़ा 4 दीवारी के बाहर जाए, इससे बेटर है कोशिश करो अपनी कमियों को रियलिस्टिक, अगेन जो रियलिस्टिक होने की बात क्या है कि रियलिस्टिक होना मतलब अपनी कमियां और अपनी खूबियां दोनों को पहचानना। अगर मेल को लगता है मेरे ईगो हाई है, मैं इसको कम अटेंशन देता हूँ, और यस तुमने सही कहा कि हम बने ही ऐसे, तो उसकी गलती क्या है। अब फीमेल बनी ऐसे कि उसे अटेंशन चाहिए, फीमेल बनी ऐसे कि उसे सोल्यूशन नहीं चाहिए, उसे बात सुनने वाला चाहिए। तो मेल को अपने वे में यू हैव टू बी रियलिस्टिक, और फीमेल को भी समझना होगा कि भाई ये लॉजिकल माइंड है, तो उन्हें इमोशन डाउन करके, उन्हें अपना ईगो डाउन करके एक कम्युनिकेशन का ब्रिज बनाना होगा। इट्स अ रियलिस्टिक थिंग। ये दुनिया भर की थ्योरी मत समझना कि रिलेशनशिप में जो हम इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहे हैं ऐसा होता है ना वैसा होता है, मत जाना इसके ऊपर। बी रियलिस्टिक, टॉक वेरी फेस टू फेस कि ये इशू है। तो ये सबसे बड़ा इशू है, ईगो और इमोशंस। सबसे दो रिलेशनशिप के सबसे 2 बड़े इशू यही होते हैं, हाईली इमोशंस और हाईली इगोइस्टिक। तो अब यहाँ से ना सॉल्यूशन हो, देन गो टू द काउंसलर, देन एक्सपर्ट के भाई वो आपको समझा सके। क्योंकि क्या है कि फिर हम अपनी बात नहीं मानते अपने नज़दीक की, पैसा देकर भी कोई दूसरा समझाए तो अच्छे से मानते हैं। तो दैट विल हेल्प यू, बट बेटर है आप पहले अपने घर में सुलझाओ। एंड अगेन मैं कहूँ कि इसके साथ साथ एक दूसरे को स्पेस देना शुरू करो, रियलिस्टिक होना शुरू करो, एक दूसरे को जो फ्रीडम देना चाहते हो फ्रीडम दो, एंड देन यू सी कि थोड़ा स्पेस और फ्रीडम के साथ आपका रिश्ता अच्छे से ब्लॉसम करेगा। बट उससे पहले ये सोच लो कि तुम्हें इस इंसान के साथ रहना है या नहीं रहना है। हाँ, वो स्टेज आ गई है तो फिर यू कैन नॉट हेल्प इट। ठीक है। अब मैं बात करूंगी स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन। हम लोग ये 3 स्टेजेस बहुत सुनते हैं। उसको स्ट्रेस है, वो ना बहुत एंग्जाइटी फील कर रहा है, वो बहुत डिप्रेस्ड है। क्या फ़र्क है इन तीनों में? देखो फ़र्क ये है कि स्ट्रेस इन सब की जड़ है एंग्जाइटी और डिप्रेशन की। शुरुआत सब कुछ स्ट्रेस से होता है। आप धीरे धीरे कोई चीज़ों का स्ट्रेस लेते हो, तो स्ट्रेस ज़्यादा रूटीन में लेना शुरू कर देते हो, तो हमारा ब्रेन कोर्टिसोल नाम का केमिकल सिक्रीट करता है। तो कोर्टिसोल हमारे बॉडी में नसों में जम जाता है। ठीक है, अगर हम लोग ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। यस, ठीक है। कि केमिकल सिक्रेशन होता है कोर्टिसोल नाम का। ज़्यादा स्ट्रेस मतलब ज़्यादा सोचना या फिर नेगेटिव सोचना? क्या स्ट्रेस, क्या मतलब? एनीथिंग, आपका वर्क का स्ट्रेस है, प्रोजेक्ट कंप्लीट करना उसका स्ट्रेस है, ओके। आपको डेडलाइन है, आपको कोई एग्जाम में प्रेशर, आपका एग्जाम का प्रेशर है, वो स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस एनी कोई भी स्ट्रेस हो सकता है। रिलेशनशिप का स्ट्रेस है कि यार मेरी वाइफ मान नहीं रही, हस्बैंड मान नहीं रहा, तो कोर्टिसोल नाम का केमिकल सीक्रेट होता है हमारे बॉडी में। अब जब वो सीक्रेट थोड़े लेवल पे होता है तो वो पहले आपको एंशियस करता है, अनईजी फील कराता है बॉडी में, कब, क्योंकि वो कोर्टिसोल केमिकल स्ट्रेस हार्मोन है, वो तो अनईजी फील करता है। लेकिन उसके बाद भी अगर आप स्ट्रेस लेते हो, आप सोल्यूशन नहीं करते स्ट्रेस का, थेरेपिस्ट को नहीं जाते, या अपनी कोई लाइफस्टाइल में बदलाव नहीं करते, या स्ट्रेस को कॉम्बैट करने के कोई तरीके नहीं सीखते, तो धीरे 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 वो एंग्जाइटी में कन्वर्ट हो जाता है। वो एंशियसनेस, एंग्जाइटी की पहली स्टेज है क्या है, एंशियसनेस। थोड़ा थोड़ा आप एंशियस होने लगते हो, झुंझलाने लगते हो, थोड़ा थोड़ा हल्की नींद कम होने लगती है, फोकस आपका जाने लगता है, आप डिसीजन मेकिंग पावर आपकी धीरे धीरे खत्म होती जाती है, और फिर ये सब पाइल अप होता है तो एक एक्सट्रीम एंग्जाइटी में कन्वर्ट हो जाता है।
ओके। और फिर अब ये एंग्जाइटी है। अब दूसरा डिप्रेशन, डिप्रेशन इज अगेन एक थॉट जो आपको पूरा डाउन कर देता है। लाइक आपको किसी चीज़ से फियर हो गया, या आपने बहुत कई महीनों और सालों तक कोई ऐसा एनवायरनमेंट में रहे या कोई थॉट में रहे जिसने आपको कमज़ोर किया हो, तो डिप्रेशन है। फॉर एग्जाम्पल? कोई मान लो कि आपने कई लोगों के रिलेशनशिप की बात कर ले। मैं अभी एक लेडी को जानता हूँ सूरत में, तो उसका क्या, तो थोड़ी पढ़ी लिखी लेडी है और दिखने में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, एजुकेटेड, लेकिन घर वालों ने शादी कर दी एक नॉर्मल इंसान से जो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है और वो तंबाकू खाता है। ओके। अब वो इंडियन कल्चर है, शादी कर दी शादी को भी काफ़ी साल हो गए, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं थी शादी से, क्योंकि वो एकदम अच्छे परिवार, अच्छा एजुकेशन, नहीं मतलब एक अच्छी लड़की थी। अब वो उस पति के साथ उसको रहना है जो गुटखा खाता है, तंबाकू खाता है, जो उसे पसंद नहीं है और उसके लेवल का नहीं है, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो उसके दिमाग में वो चीज़ रोज़ चलती रही, बच्चे भी पैदा हुए, शादी भी हो गए, धीरे धीरे वो एक चुलबुली लड़की जो थी, एक टाइम पे स्पोर्टी थी, चुलबुली थी, वो पूरी तरह से डिप्रेशन में चली गई और डल हो गई, क्योंकि रोज़ वो उस एनवायरनमेंट में रोज़ अपने पति को देख रही है जो उसके लायक नहीं, उसका पार्टनर उसकी कंपैटिबल नहीं है। तो डिप्रेशन क्या है? या तो कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपके दिमाग में बैंक कर जाता है, नेगेटिव इंसिडेंट जो सबकॉन्शियस माइंड में अपनी जगह बना लेता है, जो आपको कॉन्शियस और बॉडी लेवल पे कंट्रोल करता है, या फिर बहुत सारे नेगेटिव इंसिडेंट धीरे धीरे एक बूंद करके जो घड़ा भरता है, जैसे इस लेडी का मैंने बताया, तो वो फिर एक डिप्रेशन का फॉर्म ले लेता है। तो अगर आपकी शुरुआत ऐसी हो गई है कि आप अनईजी होना शुरू हो चुके हो, अनईजी फील कर रहे हो, अनकंफर्टेबल फील करना शुरू कर चुके हो, जिस एनवायरनमेंट से आप बच नहीं सकते, जो अनअवॉइडेबल एनवायरनमेंट होते हैं हमारी लाइफ में, हमारे घर में कुछ रिश्ते होते हैं, ऑफिस में होते हैं, तो यू नीड टू बी अवेयर अबाउट दैट कि अगर ऐसा हो रहा है तो फ्यूचर में एंग्जाइटी, डिप्रेशन आपको घेर लेगी। ये शुरुआती सिम्टम्स हैं। कई बार लोग ऐसा भी बोलते हैं कि अगर आपको स्ट्रेस है ना, तो स्ट्रेस नॉर्मल है, इतना लेना चाहिए, अगर आपने ये स्ट्रेस भी नहीं लोगे तो एक्शन कैसे कर पाओगे। तो वो अब ये लोग इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते स्ट्रेस कितना लेना चाहिए और कितना नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इंडियन सोसाइटी में प्रॉब्लम है। मैं आपको बताऊं, आज भी इंडिया में लोग थेरेपिस्ट के पास जाने से डरते हैं। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि अगर मान लो उसको कोई इशू है, तो उसको तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि उसे डर लगता है कि मुझे जज किया जाएगा। हाँ, कि कि बोले अरे तेरी तो विल पावर कमज़ोर है, तू तो ज़्यादा सोचता है, कुछ नहीं काम कर। तो उससे जजमेंट का डर होता है कि मुझे वीक समझा जाएगा, मेरी विल पावर को कम समझा जाएगा, पर्सनालिटी को कमज़ोर कम समझा जाएगा। बट प्रॉब्लम है कि यार उसे स्ट्रेस हो रहा है, कुछ सिचुएशन है ऐसी आज की फास्ट लाइफ में, तो परेशान हो रहा है। वो बड़े बुजुर्ग जो बोलते हैं, उन्होंने उतनी फास्ट लाइफ नहीं देखी, उनकी लाइफ थोड़ी स्लो थी, तो इतने प्रॉब्लम नहीं थे। तो अब इस कारण से क्या होता है कि अब स्ट्रेस को नॉर्मलाइज कर रहे हैं हम लोग, जबकि नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। उसका रीज़न बताता हूँ कि हमने स्ट्रेस को इतना नॉर्मलाइज कर दिया है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, बच्चों के एग्जांपल सुनो, वहीं से शुरुआत होती है स्ट्रेस की, एजुकेशन से। एक बच्चा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तक ठीक है, कोई ज़्यादा एजुकेशन का प्रेशर नहीं, कुछ नहीं हो गया। जैसे फिफ्थ सिक्स स्टैंडर्ड में आता है, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आते हैं, उसको प्रेशर दिया जाता है, पढ़ाई कर, ऐसा कर, वो कर, ठीक है। उसको एक रस्सी को खींचते हैं ना, वैसे खींचते चले जाते हैं, पढ़ाई कर, ऐसा कर, बड़ा आदमी बनना है, ये करना है, वो करना है, पढ़ाई करके तुझे अच्छी नौकरी मिलेगी, पढ़ाई नहीं किया तो कुछ काम का नहीं है, वगैरह वगैरह। एक इमेज बना दी गई। फिर 7th 8th 9th तो 10th आती है, तो जैसे ही 10th आता है, पेरेंट्स एंड सोसाइटी लाइक ओ माय गॉड यू आर इन बूट्स। अब वो बच्चा बगैर किसी चीज़ को फेस किए, उसके दिमाग में एक आइडिया बन जा रहा है कि मैं खतरनाक टास्क करने वाला हूँ, मुश्किल टास्क करने वाला हूँ। और जनरली हम देखते हैं कि बोर्ड के पेपर्स, स्कूल्स के पेपर्स से इजी होते हैं, लेकिन उसके दिमाग में उसको खच हो जाता है, स्ट्रेस देते ही जाते हैं। अब यहाँ पे आप स्ट्रेस दे रहे हो, लेकिन सोसाइटी ने स्ट्रेस देने का नियम बनाया, लेकिन रिलीज करने का कोई नियम नहीं बनाया। अब होता क्या रहा, आप अब वो बच्चे को स्ट्रेस आ रहा है, बोलते टीनेजर ड्रग्स में जा रहे हैं, नशा कर रहे हैं, वो रिलीज कैसे करेगा? प्रेशर में प्रेशर बन रहा है कुकर में, तो सीटी बजेगी। राइट। तो आप बेटर है पहले से एक व्यवस्था रखो कि अगर स्ट्रेस दे रहे हो तो फिर उसका सोल्यूशन भी साथ में दो, नहीं तो फिर स्ट्रेस देने का पाप मत करो। जैसे सोल्यूशन, जैसे सोल्यूशन कि आप यू हैव टू टॉक अबाउट कि अगर उससे स्ट्रेस हो रहा है तो यू हैव टू टॉक कि भाई एजुकेशन इज द पार्ट ऑफ द लाइफ,
इट्स नॉट द लाइफ। आप किसी भी चीज़ को उस इंसान से ऊपर मत बना दो उसकी ज़िंदगी में। यानी एजुकेशन हो गई, उसके मार्क्स हो गए, कोई दोस्त हो गया, कोई भी वे में, कि दूसरी चीज़ उससे बड़ी नहीं होगी। जब उससे बड़ी कोई चीज़ होगी और वो नहीं पा पाएगा तो क्या होगा? स्ट्रेस होगा, राइट? तो अब हम बोलते हैं नॉर्मल है। अरे नहीं, नॉर्मल नहीं है। यू हैव टू चेंज द सिस्टम। यू हैव टू बिल्ड योर चाइल्ड कि आप उसको इतना स्ट्रांग बनाओ और उसे समझाओ कि भाई ठीक है, जितनी स्टडीज़ होती है कर, स्ट्रेस आता है तो रिलैक्स भी रहना शुरू कर। और आइडर टीच हिम मेडिटेशन, टीच हिम हिप्नोसिस, कि जिससे वो अपने आप को रिलैक्स करना महसूस करे, वो रिलैक्स कर पाए। ताकि क्या होगा कि वो उसका बर्डन उसके ऊपर पाइल अप ना हो। समझो, बढ़ते बढ़ते क्या होता है, एक चीज़ समझो अब उसको खींचते जाते हैं, तो ये नहीं कर सकता, तेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है, 10th में तूने ये नहीं किया तो ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, वगैरह वगैरह। और फिर जैसे बोर्ड 12th के एग्जाम्स गए, फिर कॉलेज में गया, तो फिर भी वो सजेशन देते जाते हैं, देख ये नहीं हो पाएगा तो उससे तू साइंस ले ले, तू मैथ्स ले ले, साइंस तेरे लिए पॉसिबल नहीं है, कॉमर्स ले ले। खींचते जाते। और जैसे ही वो बंदा ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है 20-21 साल में, और फिर उस रस्सी को छोड़ देते हैं और कहते हैं कि अब तू अपने डिसीजन खुद ले। और अब जैसे वो डिसीजन लेने जाता है, अंदर से आवाज आती, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, ये मेरी कैपेसिटी के बाहर है। तो आपका सिस्टम एक रुग्ण माइंड बना रहा है। तो यू हैव टू चेंज द सिस्टम, यू हैव टू टॉक विद योर किड्स। उनके साथ साथ आपको स्ट्रेस रिलीफ करने की और स्ट्रेंथ भरने की एक्सरसाइजेज आपको करानी पड़ेगी। और मुझे ऐसा लगता है भी आपसे बात करके मुझे एक चीज़ समझ में आई, जैसे बच्चों को आजकल जो पेरेंट्स हैं स्विमिंग क्लासेस में भेज दिया, म्यूजिशियन बनाने के लिए भेज दिया, या जो भी अदर, क्योंकि बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि उनके बच्चे ये करें तो मैं भी अपने बच्चे को स्किल सिखाऊं। मुझे ऐसा लगता है ठीक है वो भी ज़रूरी है, लेकिन एक ना एक चीज़ अपनी लाइफ में, मतलब अपने बच्चों को ये चीज़ ज़रूर सिखाए, हाउ टू हैंडल योर माइंड। बिल्कुल। कोई ऐसी स्किल आप उसको सिखाओ जहाँ वो ये सीख पाए कि कैसे, अगर मैं ऐसा मतलब अगर मेरे पेरेंट्स ऐसा करें तो मैं उस टाइम पे क्या रिएक्ट करूँ, या उनका रिएक्शन कैसे समझूँ। हालांकि छोटे बच्चे के लिए बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, लेकिन कुछ ऐसा एड ऑन होनी चाहिए, क्योंकि आज हम लोग सीख रहे हैं ना, आज हम लोग काउंसलर के पास जा रहे हैं, आज हम लोग कोई ऐसी स्किल सीखना चाहते हैं जहाँ मैं अपनी इमोशंस को समझ पाऊँ। यही चीज़ें अगर बच्चों को बचपन से थोड़ी सिखा दी जाए तो ये अभी तक में प्रॉब्लम, मतलब ये हमारे सामने फिर ये प्रॉब्लम ही ना आए। बिल्कुल सही कहा तुमने। और तुम जो कह रहे हो कि हम सीख रहे हैं, बच्चे ज़्यादा जल्दी सीखते हैं। हाँ, तो कुछ ऐसा होना चाहिए बच्चों के लिए कि मतलब अलग से इनकी क्लासेस होनी चाहिए जहाँ पे ये सिखाया जाए कि भाई कैसे आपको हैंडल करना है आपके माइंड को। एग्जैक्टली, तुमने सही कहा। आप उन्हें एक्टिविटीज सिखाओ, और मैं कहूँगा आप एक्टिविटी कंपैरिजन, एक तो पहले लोगों के बच्चों से कंपेयर करके मत सिखाओ। हाँ। क्योंकि आप अपने बच्चे को कंपैरिजन सिखाओगे कि देख बेटा वो कर रहा है, उसने स्विमिंग किया, तू भी कुछ सीख ले, तू भी डांस सीख ले। उससे आप क्या कर रहे हो, उसके अंदर कंपटीशन की भावना डेवलप कर रहे हो। कंपटीशन से क्या आएगा? जेलेसी। जेलेसी से क्या आएगा? एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन। हाँ, राइट। तो आप, तुमने जैसे कहा चल के माइंड को कैसे हैंडल करना वो सिखाओ। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इससे बड़ा गिफ्ट कोई पेरेंट अपने बच्चों को नहीं दे सकता। अगर आपने एक बच्चा रैंकर भी बना लिया, अच्छा बना लिया, आगे जाके IT प्रोफेशनल भी बन गया, 50 लाख 60 लाख का पैकेज भी मिल गया, बट इफ ही कैनॉट हैंडल हिज माइंड, जो आज केओस मचा हुआ है हर जगह, जो तुमने स्टार्टिंग में बात की रिलेशनशिप से लेकर, तो आप फेल हो एज अ पेरेंट। क्योंकि पैसे तो कमा रहा है, लेकिन वो पैसे कुछ दिनों बाद खत्म हो जाएंगे, कमाते उसकी हालत भी एग्जॉस्ट हो जाएगी, और उसके बाद वो बिल्कुल अपनी लाइफ में खुश नहीं रह पाएगा, चाहे आप वो प्रोफेशनली कितना भी आगे बढ़ गए हो। अब जैसे माइंड की आपने बात की है, बहुत सारे लोग बोलते हैं, मुझे भी कई लोग ऐसा कहते हैं कि करना चाहते हैं बट हमारा मन हमारी सुनता ही नहीं है। मन को कैसे यकीन दिलाए कि हम जो चाह रहे हैं वो तुझे करना है, मतलब माइंड को कंट्रोल करें, या ये कहे कि माइंड को ऐसी क्या टेक्निक दे दें कि वो हमारी सुनने लगे। क्या हम लोग अपने माइंड के साथ ऐसा कर सकते हैं कि वो हमारी सुनने लगे जो हम चाहते हैं? देखो, आजकल एक बात कहूँ तो तुम्हें सुन के भी अजीब लगेगा, आजकल लोगों को बहुत मुश्किल लगेगा कि हम अपने माइंड को एक वॉरियर की तरह, एक एक आर्मी चीफ की तरह कमांड दे सकते हैं। जैसे आर्मी चीफ कमांड देता है और वॉरियर सारे फॉलो करते हैं, वी कैन डू दैट। इट इज़ पॉसिबल इफ़ वी अप्लाई द राइट टेक्निक। कैसे? तुमने देखा होगा कि कई लोग हैं
जो अपने माइंड के ऊपर उनके इतना कंट्रोल है, वो इतना कमांड देते हैं कि अगर उन्हें सुबह जल्दी उठना है कल से, वो दूसरे दिन से जल्दी उठ जाते हैं। उन्हें चाहिए कि बड़े प्रोजेक्ट पे फोकस करना है, दे आर रेडी टू फोकस। उन्हें लगता है कोई बैड हैबिट्स ब्रेक करनी है, वो तुरंत ब्रेक कर देते हैं। मतलब उन्हें जो चाहिए उनका माइंड उनकी सुनता है, देयर माइंड ओबे देम। लेकिन उसके उलट कुछ लोग होते हैं कि वो अपने माइंड के आगे पूरी तरह से हार जाते हैं। बड़े काम तो छोड़ो, सुबह जल्दी उठना भी एक दिन उनके लिए इम्पॉसिबल होता है, भले पिछले कितने सालों से ट्राई कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि उनको फियर पे एक्ट करना है, वो एक्ट कर लेते हैं। जैसे एक्ट करने का सोचते हैं, हेजिटेशन चली जाती है। कुछ नया करने जाते हैं, वो एक्शन ले लेते हैं। कोई इनर कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई इनर माइंड में नेगोशिएशन नहीं चल रहा है, ना ही कोई विल पावर इशू आ रहे हैं। तो ये क्या है? उसके पीछे मैं तुम्हें 4 पॉइंट दूंगा कि 4 तरीके हैं ऐसे कि जिसके थ्रू हम अपने माइंड को कमांड दे सकते हैं, जिससे माइंड हमें ओबे करेगा, ना कि हमारा माइंड को हम ओबे करें। ठीक है। बिकॉज ऑल द टाइम हम अपने माइंड को ओबे करते रहते हैं, अपने डिसीजंस को ओबे नहीं करते। तो अगर आपको अपने माइंड को वो इम्पॉसिबल टास्क करवाने, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस साइकोलॉजी। देयर आर 4 पॉइंट्स, 4 स्टेप्स। पहला चीज, मास्टर योर माइंड। सबसे पहले चीज तुम्हें समझनी होगी कि तुम माइंड नहीं हो, ठीक है? तुम इस माइंड के मास्टर हो, एंड योर माइंड इज योर सर्वेंट। तो माइंड से रिक्वेस्ट करना आपको बंद करनी होगी। अब कई लोग बोलते हैं मैं रील्स देखता रहता हूँ, यार मैं स्क्रीन एडिक्शन छोड़ना चाहता हूँ, यार ये मेरा दिमाग छोड़ने ही नहीं देता। पता है क्यों नहीं छोड़ने दे रहा? क्योंकि आप उससे रिक्वेस्ट कर रहे हो। यू हैव टू कमांड इट। जब तक आप उसे कमांड नहीं दोगे, माइंड आपकी सुनेगा नहीं। सर्वेंट से रिक्वेस्ट करोगे, सर्वेंट काम करता है क्या अच्छे से? नहीं। लेकिन सर्वेंट को आप डांट के कमांड देते हो ना, ये काम होना है, तो फिर वो काम अच्छे से होता है। तो मेरे पास एक्चुअली आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ ये 4 पॉइंट्स। मेरे पास गुड़गांव से एक इंसान आए थे, नाम नहीं ले सकता, आईटी प्रोफेशनल, आईटी हेड अपनी कंपनी के। तो उन्होंने लाइफ में बहुत अच्छे से पा लिया, सक्सेस पा लिया, अच्छे से पैसे भी बना लिए। अब पिछले कुछ महीनों से उनकी मेंटल स्टेबिलिटी पूरी तरह से खो गई। वो ऑल द टाइम रील स्क्रॉल करते हैं, फोकस करना, कोई प्रोजेक्ट पे फोकस नहीं कर पा रहे, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पेंडिंग पड़े हैं, रात की नींद खराब हो रही है, सुबह जल्दी उठना चाहते हैं, स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं। बोले माइंड पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो चुका है, ऐसा लगता है माइंड के हज़ारों टुकड़े हो गए और हज़ारों अलग अलग डायरेक्शन में फैले हुए। बोले मैं इकट्ठा ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो कई थेरेपिस्ट के पास गए, तो कोई सोल्यूशन नहीं मिला। फिर वो मेरे पास आए, तो मैं बोला आई कैन रीप्रोग्राम माई माइंड थ्रू हिप्नोसिस। बोले सर मुझे हिप्नोसिस एंड एनएलपी भी कुछ नहीं करना है, आपके पास कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ऐसा है तो बताओ, मैं वो फॉलो करूँगा। मैं आँख बंद करके भी अब अपने आप को रिलैक्स नहीं कर सकता, मेरी हालत ऐसी है। वो इतना हाईली एंग्शियस हो चुका था। ओके। बोले दिमाग में एक ही दिमाग चलता रहता है, मोबाइल पे रील चलती रहती है ऑल द टाइम। ना बीवी बच्चों से ढंग से बात कर रहा हूँ, ना सो रहा हूँ, नथिंग लाइक दैट। किस हर चीज़ में इंटरेस्ट लूज हो गया। तो मैंने उसे 4 स्टेप मेथड बताया कि जिसके थ्रू तुम इससे बाहर आओगे। फिर मैंने उसे कहा कि देखो तुम रातों रात बाहर नहीं आओगे, इफ़ यू अलाउ मी टू हिप्नोटाइज यू, तो मैं आपको कुछ ही दिनों में इससे बाहर ला सकता हूँ। लेकिन अगर आप हिप्नोसिस नहीं करते तो इसमें आपको कुछ हफ्ते और कुछ महीने लगेंगे कि आप अपने माइंड के ऊपर कंप्लीट कंट्रोल पालोगे। तनी गॉट रेडी, ओके फाइन आई एम रेडी। तो मैंने उनको पहला स्टेप कहा कि नाउ स्टॉप रिक्वेस्टिंग योर माइंड, कमांड योर माइंड। कि जब आपका मोबाइल है कि आपको मोबाइल नहीं देखना, बोले अपने माइंड को कमाल करो, मुझे नहीं देखना, मेरे को काम है, मोबाइल को साइड में रख दो ना। वो बोला इतना आसान नहीं है। मैं बोला हाँ बिल्कुल आसान नहीं है, बट यू विल हैव टू स्टार्ट कमांडिंग योर माइंड, राइट। तो मैं बोला अपने माइंड को कमांड करना शुरू करो। तो मैंने कहा 1 हफ्ते तक तुम्हें ये काम करना है। हो सकता है पहले दूसरे दिन कुछ ना हो, बट 1 हफ्ते तक कंटिन्यू करो और फिर 1 हफ्ते बाद मेरे पास आना। जब भी तुम्हें रियलाइज हो कि मोबाइल ओवर यूज हो रहा है, जस्ट कमांड योरसेल्फ स्ट्रांगली, स्टॉप इट, आई हैव वर्क, और पुट द मोबाइल असाइड। अब पहले 1-2 दिन उन्होंने कोशिश की, कुछ नहीं हुआ, लेकिन बार बार बोलते गए, कमांड देते गए, तो माइंड ने उनकी सुनना शुरू करी आखिरी 2-3 दिनों में। ओके। तो फिर वो 1 हफ्ते के बाद आए, तो उनको अपने ऊपर थोड़ा सा पावर फील होने लगा कि यस यार मैं कुछ थोड़ा सा कंट्रोल मेरा आ रहा है। ही वाज लिटिल बिट हैप्पी। ओके, तो उन्होंने फर्स्ट स्टेज क्लियर करी। अब सेकंड स्टेज थी कि अब वो बोलते थे कि मैं फोकस नहीं कर पा रहा कोई प्रोजेक्ट के ऊपर। तो सेकंड स्टेज इज फॉर्जिंग द रेसिस्टेंस। अब जब भी हम कोई काम करने जाते हैं, वो बोले मैं कुछ प्रोजेक्ट पे काम करना है, 2 से 3 घंटे लगेंगे। बोले मेरी हालत ऐसी हो गई कि मैं सुबह उठता हूँ कि और मान लो कोई प्रोजेक्ट पे काम, सुबह मुझे जल्दी उठना है, उठता हूँ, अलार्म बंद करके सो जाता हूँ।
कोई प्रोजेक्ट पे काम करना है 3-4 घंटे लगेंगे, लेकिन जैसे काम करने जाता हूँ डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, बिल्कुल नहीं कर पाता। रात को सोचता हूँ कि आके मैं कुछ लर्निंग्स करूँगा, किताब पढ़ूंगा, लेकिन दिमाग और उंगली अपने आप नेटफ्लिक्स पे चली जाती है। तो फिर उन्होंने कहा कि मेरा ये इशू है। तो मैं उसको फिर सेकंड स्टेप पे लेकर गया। तो मैंने उससे कहा कि तुम्हारा माइंड फोकस नहीं कर पा रहा। बोले बिल्कुल नहीं। तो मैंने उन्हें कहा एक काम करो, रोज़ तुम्हें अगले 1 हफ्ते तक 7 मिनट्स तक दिन में 3 बार 7-7 मिनट अकेले बैठना है, विदाउट मोबाइल, विदाउट एनी पर्सन। वो स्ट्रिक्ट होगा, भले मोबाइल स्विच ऑफ करके दूसरे रूम में रख दो, 7 मिनट, ज़्यादा नहीं। बोले 7 मिनट तो सर हो सकता है। मैंने बोला मैंने इसीलिए आपको कहा है कि वो हो सकता है। तो देखो यहाँ पे मैं उनके ब्रेन को ट्रेन कर रहा हूँ, उनके ब्रेन को ट्रेन कर रहा हूँ कि उनको कमांड फॉलो करे। यहाँ पे ऑडियंस को ये समझ नहीं होगी कि अगर मैं उन्हें बोलता कि रोज़ आधे घंटे बैठ, तो माइंड हाईली रिजेक्ट कर देता, रेसिस्ट करता, नहीं बैठ पाता। लेकिन 7 मिनट उसे लगा नॉर्मल है। तो मैंने कहा दिन में 3 टुकड़ों में 7-7 मिनट बैठना है, अगले 1 हफ्ते तक बैठना है, और वो स्ट्रिक्ट। बोले 7 मिनट हो जाएगा सर। मैं बोला ठीक है, गो फॉर इट। उन्होंने कोशिश की और 1 हफ्ते तक 7-7 मिनट तक बैठ पाए। ही केम टू मी, हाँ मैं 7-7 मिनट बैठा, ठीक है, कोई बड़ा चमत्कार तो मेरी लाइफ में नहीं हुआ। मैं बोला ओके कोई बात नहीं, अब अगले 1 हफ्ते तक तुम्हें कम से कम 20 मिनट रोज बैठना है, 20-20 मिनट 3 बार, विदाउट फोन। हाँ विदाउट फोन, विदाउट किसी से भी इंटरेक्शन नहीं, खुद के साथ बैठना है। अच्छा, 7 से 20 मिनट कर दिया हाँ आपने। 7 से 20 मिनट कर दिया। टॉर्चर किया है आपने उनको। यहाँ पे मैंने टॉर्चर अगर ये देखे जाए ना, देखो मैंने क्या किया है कि ब्रेन, देखो कोई भी ब्रेन स्ट्रांग या वीक नहीं होता, ट्रेन और अनट्रेन्ड ब्रेन होता है। आपने अपने ब्रेन को ट्रेंड ही नहीं किया है कि वो आपके कमांड को फॉलो करे। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ पता है, छोटे छोटे कमांड्स उसके ब्रेन को उनके हिसाब से फॉलो करवा रहा हूँ। आप इस तक ब्रेन ने आपके कमांड माने नहीं, तो आप कोई भी कमांड देते हो तो ब्रेन रिजेक्ट कर देता है, कमांड फॉलो करने की जरूरत नहीं, मैंडेटरी नहीं है। लेकिन मैंने दूसरे हफ्ते उनको, तीसरे हफ्ते 20-20 मिनट, फिर उसके बाद मैंने 30-30 मिनट्स के 3 राउंड्स दिए। और 20-20 मिनट में उन्हें कुछ खास मज़ा नहीं आया, लेकिन 30 मिनट्स में जब वो बैठे ना, तो बोले सर हाँ मुझे 30 मिनट्स बैठकर एक सेल्फ कंट्रोल जैसा फील होता है। दिमाग, बोले वो जो ऑल द टाइम भागता रहता था ना, वो कम होने लगा है। तो वो स्टेज के बाद 30 मिनट्स उनके वो बैठना शुरू हुए। फिर मैंने उनको कहा प्रोजेक्ट पे काम करूं। तो प्रोजेक्ट पे ऐसा नहीं कि 3 घंटे लगातार काम कर पाए, वो ऐसा हुआ कि पहले 1 मिनट भी फोकस नहीं कर पाते थे, अब एक प्रोजेक्ट पे कम से कम 1 घंटा प्रोजेक्ट फोकस कर पाते थे। 3 घंटे एक साथ नहीं जो पहले कर पाता था, लेकिन अब टुकड़ों टुकड़ों में प्रोजेक्ट पे फोकस करना आना शुरू हो गया। यहाँ पे अगर ब्रेन को मैं पहले ही बोल देता 1 घंटे आपको ये करना, एक्सट्रीम दे देता, ब्रेन रेसिस्ट करके आपका पूरा प्लान कैंसिल कर देता। ओके, तो जैसे सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, जैसे आपने कहा 7 मिनट, फिर 20 मिनट, फिर आधा घंटा आपने बिताया, मतलब इस बीच में विदाउट फोन उन्होंने क्या किया? कुछ आपने उनको थॉट लेवल पे कुछ कमांड जैसी दी थी कि तुम्हें ये सोचना है, मतलब किया क्या उन्होंने खाली बैठकर? कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने मुझसे पूछा क्या करना है, मैं बोला कुछ भी नहीं करना, बैठना है। बैठ के तो और कुछ सोच रहा होगा ना इंसान, कुछ तो सोच रहा होगा, नेगेटिव भी या कुछ भी। आंचल, आज की तारीख में लोगों को 5 मिनट विदाउट मोबाइल अपने साथ बैठकर बैठना बहुत भारी काम है। हाँ वो तो है, मैं भी वो बहुत मुश्किल हो चुका है। किसी को बोलो 5 मिनट अपने थॉट के साथ बैठो, अवेयर हो जाओ, अपने आप को देखो, इट्स वेरी डिफिकल्ट। और मैं उनको 5-7 मिनट से लेकर 20 से 30 मिनट्स तक लेके गया हूँ। इमेजिन आज कोई ऑडियंस भी अगर इस सवाल को समझ रही हो कि 30 मिनट तक आप एक कमरे में बैठे हो, खाली, किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं करना, नो मोबाइल, नो टीवी, नथिंग, यू हैव टू बी विद योर सेल्फ। तुम्हें पता है जंग लड़ने से ज़्यादा डिफिकल्ट काम आज की तारीख में लोगों के लिए हो चुका है। मेरे ना दिमाग में भी एक चीज़ आई, अब भी जैसे आपने कहा खाली बैठे, पहले जब हम खाली बैठते थे पहले के ज़माने में, तब हमें बाहर काम करने के लिए भेजा गया, काम कर, खाली बैठा रहता है पूरे दिन घर में, खाली दिमाग शैतान का दिमाग होता है। पहले हमें ऐसे बनाया गया कि खाली नहीं बैठना, काम करो। अब हम जब काम कर रहे हो तब हमें खाली बैठाया जा बिल्कुल। तो ये कितना कॉन्सेप्ट इतना चेंज हो गया, और सारा जुर्म हम जैसे इंसानों पर। मतलब पहले सोसाइटी ने ये हमारे सामने खड़ा किया ऐसा कॉन्सेप्ट, फिर एकदम सोसाइटी चेंज हो गई और सारा बोझ हमारे ऊपर डाल दिया, अब तुम्हें खाली बैठना है। सोसाइटी सिस्टम यही है। देखो सोसाइटी सिस्टम क्या है कि आपको एक घाव देती है सोसाइटी अपने कल्चर से। उसके सिस्टम ऐसे है ना जो आपको परेशान करते हैं। वो बैलेंस सिस्टम साइकोलॉजी को सोसाइटी समझी नहीं। सोसाइटी ने बस एक नियम कानून बनाया सेपरेशन के, और एक सोसाइटी के नियम है अपने लॉजिकल के, आपको लाइफ में ये अचीव करना है, एक नियम बना दिए। नियम से दिमाग बंद गया। दिमाग बनने से सारे प्रॉब्लम होने लगे। मान लो एक चोट लगी है
तो चोट का जो इंटरनल इलाज होना था वो नहीं करी सोसाइटी ने, बस बार बार से मलम लगा रही है ये सब करके। तो उसके नतीजे ये होने ही है। जैसा तुमने कहा कि पहले बोलते थे बाहर जाओ, अब बोलते थे घर के लिए बैठो। तो वो अब ये गलती सोसाइटी की है कि आपको इंडिविजुअल को ब्लेम करना बंद करना होगा, आपको सोशल सिस्टम को समझना होगा कि देयर इज़ अ फॉल्ट इन सिस्टम, कुछ फ्लॉज है जिसको ठीक करो। साइकोलॉजिकली ह्यूमंस के दिमाग को समझो, साइकोलॉजिकली उसकी एज को समझो, रिलेशनशिप को समझो और ट्रीट देम साइकोलॉजिकली। तो वो एक आपको बेहतर समाज बनने में आपकी मदद करेगा। ठीक है। अच्छा, ओके, अभी बैक टू उसी सवाल पर आते हैं कि हमारा ब्रेन हमारी नहीं सुनता तो उसे कैसे ट्रेंड किया जाए। तो आपने एक एग्जांपल दिया, इसके आगे आप 4 पॉइंट्स बता रहे थे। और क्या है? तो सेकंड ये हुआ, सेकंड पॉइंट ये होगा फोर्जिंग द रेसिस्टेंस, कि मैंने छोटे छोटे कमांड करके ब्रेन को ट्रेंड किया फॉलो करने के लिए। 5-7 मिनट से 12-15 मिनट, फिर 30 मिनट तक आया। ठीक है। अब उनका दिमाग थोड़ा थोड़ा होने लगा। अब देखो तीसरा स्टेट क्या होता है कि उनको एडिक्शन था सिगरेट का। ओके। अब वो क्या करते थे, सिगरेट बहुत ज़्यादा पीते थे, बोले ये भी मुझे डिस्ट्रैक्ट करती, मुझे छोड़ना है। मतलब दैट गाय वाज रेडी टू चेंज, लेकिन वो क्योंकि वो इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका था काम कर कर, स्ट्रेस लेकर, कि बस मुझे छोड़ना है, आप मदद कैसे भी कर दो। तो हमारी ट्रेनिंग उसकी काफ़ी लंबी चली। तो फिर वो सिगरेट, अब आपको क्या करना है, देखो तीसरा स्टेप मैंने उनको दिया कि एस्केप, उस पाथ को एस्केप कर दो जो आपको आपकी गलत जगह पर लेके जाता है। एस्केप दैट रूट। कैसे? लेट्स अंडरस्टैंड दिस। कि मान लो कि उसने सिगरेट उनको पीता था, तो वो क्या करते थे कि ऑफिस में बैठे हैं, थोड़ी देर हुई, बोले दिन की 40-40 से 50-50 सिगरेट पी रहा हूँ मैं। थोड़ा सा काम किया, स्ट्रेस हुआ, पहले सिगरेट जलाई, फिर काम किया, स्ट्रेस हुआ, सिगरेट जलाई। तो बोले मुझे ये भी छोड़ना है, अगर ये भी नहीं छोड़ा तो बहुत बड़ा मेंटल बंधन है मेरा जो मुझे कहीं पे भी फोकस नहीं करने दे रहा। तो वी डिसाइडेड कि हम एस्केप कर देंगे उस पाथ को ही जो आपको सिगरेट देती है। अब देखो क्या होता है कि जब भी आप किसी चीज़ को छोड़ने जाओगे, कोई मिठाई छोड़ना चाहता है, शुगर छोड़ना चाहता है, जितना छोड़ना चाहते हो माइंड उतना ही आपको फोकस करा देता है, नहीं ये खा ले, आज एक खा ले, कल से छोड़ देना। हाँ हाँ, बिल्कुल। सिगरेट और अल्कोहल में भी यही होता है, आज आखिरी बार कर ले, कल से छोड़ देंगे। बोले बहुत कोशिश की, नहीं हुआ। तो व्हाट वी डिसाइडेड, आर यू रेडी टू लीव दैट? बोले मैं रेडी हूँ। तो अब मैंने उनके पैटर्न को समझा, तो एस्केप रूट मैंने उनको दिया। कैसे? कि अब आप सिगरेट की डब्बी जो होती, बॉक्स होता, पूरा ऑफिस में लेकर जाते थे। मैंने उनके कहा कि एक काम करो, तुम बॉक्स साथ में लेकर घूमना बंद कर दो, घर में, ऑफिस में, कहीं पे भी, ठीक है? डू नॉट टेक बॉक्स। अब इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या पड़ता है, इसको समझना कि अब तुम्हें सिगरेट पीनी है तो बाहर गर्मी में बिल्डिंग से नीचे उतर कर वो सिगरेट पीकर आना पड़ेगा। पर एक चीज़ में स्ट्रिक्ट रहो, सिगरेट जितनी पीनी है पियो। मैंने उन्हें कहा तुम्हें 50 पीनी, 50 की जगह 60 पी लो, बट एक रूल फॉलो करना है कि नीचे उतर के पीनी है, बॉक्स अपने हाथ में नहीं रखना है। अब क्या होता है कि आई टेल यू आंचल, एनवायरमेंटल कंडीशन इज वे मोर पावरफुल देन योर विल पावर। अब क्या होता है कि मान लो सिगरेट के लिए उसको वहाँ बाहर नीचे जाना पड़ रहा है, गर्मी में वापस ऊपर आना पड़ रहा है, वापस नीचे, वापस ऊपर, घर में भी पीना बंद कर दिया, बाहर जाके पी रहा है, तो बहुत एफर्ट लग रहा है, और माइंड कैलकुलेट्स द एफर्ट। और ह्यूमन ब्रेन हमेशा पेन की जगह प्लेजर चाहता है, वो सहूलियत चाहता है, इनकन्वीनियंस कभी नहीं चाहता। तो ब्रेन को क्या करो, अगर आपको फिर थर्ड स्टेप ये है कि मास्टर करने के लिए ब्रेन के लिए अनकन्वीनियंस पैदा कर दो, इनकन्वीनियंस पैदा कर दो कि आपका जो एडिक्शन है उसको अपने से दूर रखो। अब मन में ये मत सोचो कि मुझे छोड़ना है, उसे इतना दूर कर दो कि आपके एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लगे उसको पाने के लिए। जब आपके एफर्ट्स ज़्यादा लगेंगे तो याद रखना, ब्रेन एफर्ट्स करना नहीं चाहता, ये ह्यूमन नेचर है। तो ब्रेन थोड़े दिन में एफर्ट्स नहीं करने की जगह क्या होगा, फिर वो धीरे धीरे उस चीज़ से दूर होने लग जाएगा। और क्योंकि आपकी एक इच्छा है कि आप उससे फ्री होना चाहते हो, तो फिर उन्होंने ये काम किया। 1 महीने तक उन्होंने सिगरेट के ऊपर ये काम किया। हमने 1 महीने तक उनको टाइम दिया, बिकॉज वो ही वॉज नॉट रेडी फॉर एनी हिप्नोसिस सेशन। 1 महीने बाद बोले मेरी सिगरेट 90% कम हो गई। ओके। बोले अब मैं रास्ते में हूँ तो मिल गई, मैं ऑफिस सब नीचे उतर के मैं सिगरेट नहीं पीता। तो धीरे धीरे इनका ये एस्केप रूट आया, एस्केप रूट जो हमने बनाया। तो थर्ड स्टेज आई, तो सिगरेट उनकी कम हुई, और उसके बाद मैं बता तो सिगरेट पूरी छूट भी गई आज उनकी। तो अब क्या हुआ, 4th स्टेज पे मैं उनको लेके गया कि जब ये चेंजेस आए कि हाउ टू मेक योर माइंड फॉलो इमीडिएटली माइंड कैसे फॉलो करें, क्योंकि जब ये स्टेजेस से गुजरे तो अब माइंड इमीडिएटली फॉलो करने के लिए रेडी हो सकता है। ओके, राइट? नहीं तो आपने ट्रेंड ही नहीं किया, अनट्रेंड माइंड है। तो फिर हमने उसको इमीडिएटली फॉलो करने के कुछ तरीके बताता हूँ। देखो, उन्हें जल्दी उठना था सुबह, ठीक है? तो अब रोज़ सुबह उठते, अलार्म बंद किया, सो गए, बंद किया, सो गए, बंद किया, सो गए। तो आई टोल्ड देम, उन्हें एक टेक्निक सिखाई कि इमीडिएट माइंड को फॉलो कैसे कराया जाए।
कि अब मान लो सुबह आपने 6 बजे का अलार्म बजाया, ठीक है, अब 6 बजे जब अलार्म बजी और आप उठे हो, और अगर आपने गलती से अलार्म बंद करके सो गए और आपकी बॉडी मांग रही है लास्ट 5 मिनट और 5 मिनट, और अगर आपने ये गलती करी तो फिर आपको क्या करना है, एक टेक्निक है कि जिसमें आपको क्या करना है, 1 2 3 काउंट करना है, ठीक है, 1 2 3 काउंट करना है, और फिर इमीडिएट उठना है, और फिर वापस लेट जाना है, फिर 1 2 3 काउंट करना है, इमीडिएट उठना है, वापस लेट जाना है, और फिर आपको वो 10 टाइम्स रिपीटेडली करना है। सुबह सुबह इतनी मेहनत उससे करवा रहा हूँ। यस, हियर मैथमेटिक्स विल विन ओवर साइकोलॉजी। ओके। जब वो कोई भी डिसओबीडियंट हो, अगर बिल्कुल भी डिसओबीडियंट हो, ओबे नहीं कर रहा है अपने डिसीजन को, कोई इंसान को, तो उसे 10 टाइम्स ये करना है। और जब ये 2-4 बार वो 10 टाइम्स करने लगे कि 1 2 3 10 बार ये किया, वो इतना अनईजी काम था करना, वो तो इतना है ही। डिफिकल्ट था। मुझे ही सुन के ऐसा लग रहा है बेचारे में सुबह सुबह Yes. क्या। ओके। हाँ, तो उससे उनके ब्रेन को मैसेज किया गया कि 1 2 3 पे मुझे उठना है। एक तो वो क्या 1 2 3 उठ गया तुरंत, ओके। राइट। हमें हमारे ब्रेन को बेवकूफ Immediate- बनाना पड़ता है, हाँ हाँ बिल्कुल। राइट। तो 1 2 3 कमांड पे उठा और उठा, और 10 बार मैंने रिपीटेशन कराया। इससे दो चीज़ हुई, एक तो ब्रेन ट्रेंड हुआ 3 की काउंट पे उठने का, अपनी विल से मैं उठा। दूसरी चीज़ कि वो 10 बार उठना उसके लिए भारी था, तो अब ब्रेन को पता था कि साला इसकी सजा ही है। तो अगले कुछ दिन तक लगातार उन्होंने किया, और हुआ कुछ ऐसा कि एक ही हफ्ते में अलार्म बजने से पहले 2-5 सेकंड 1-2 मिनट पहले उनकी आंख खुल जाती थी, और अलार्म बजने से पहले वो उठ जाते थे। और उन्होंने फिर सुबह उठकर अपना योगा प्राणायाम का पूरा शेड्यूल शुरू किया, और उनकी लाइफ 3 से 4 महीने के अंदर पूरी पटरी पे आ गई, जो बिल्कुल डिस्ट्रैक्टेड थे। लेकिन फिर भी 3-4 महीना, हाँ, क्योंकि बहुत सालों का प्रॉब्लम था। हाँ, और लोगों को ना एकदम इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, अब भी कर दो। नहीं 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 नहीं, ये समझना होगा। आप इंस्टेंट रिजल्ट में बड़ी डिमांड मांगोगे, माइंड रेसिस्ट करेगा, आप फेलियर हो जाओगे। याद रखना, क्योंकि अगर आप जितनी बार फेलियर हो रहे हो, माइंड के लिए वो एक लर्निंग है। वो एक लर्निंग है कि आप आगे और फेल होने चाहिए, क्योंकि माइंड ट्रेंड हो रहा है किसके लिए? फेलियर के लिए। फेलियर के लिए ट्रेंड हो रहा है। इसलिए मैं कहूँगा छोटे छोटे स्टॉप, अपने हर एक स्टेप्स को ना एक वो कंप्लीट बना दो। करो, या फिर तभी बोला जाता है कि कोई भी अगर काम करो तो उसे कंप्लीट करो, उसे बीच में मत छोड़ो, ताकि तुम्हारे ब्रेन को ये मैसेज ना जाए कि मैं छोड़ सकता मैं हूँ। छोड़ सकता हूँ। और इसमें शुरुआत कहूँगा, छोटे छोटे चेंजेस लाओ अपनी पूरी लाइफ के हर एक एक्ट को। आप उसके लिए अपने लिए ट्रेनिंग बना दो कि मान लो मोबाइल है, आपको लगता है थोड़ी देर में गाड़ी में चल रहा हूँ, कैब में बैठा हूँ, रील देख रहा हूँ, रियलाइज हुआ चलो ठीक है 5 मिनट के लिए रख दिया मैंने। 5 मिनट इज़ नॉट अ बिग थिंग, 5 मिनट्स आप रख सकते हो। छोटी छोटी चीज़ों को, सुबह उठने से लेकर कोई भी चीज़ खाने को लेकर छोटे छोटे बदलाव करना शुरू करो, योर ब्रेन विल बी ट्रेन्ड। देखो याद रखो, अनट्रेन्ड ब्रेन है ना, एक वाइल्ड हॉर्स की तरह होता है, जो आपको कहीं इधर उधर थ्रो करेगा, इंजर करेगा। लेकिन एक ट्रेन्ड ब्रेन भले छोटे छोटे स्टेप्स के लिए ट्रेंड है, वो आप जहां बोलोगे शुरू कर देगा, जहां बोलोगे रुकेगा। यू विल बिकम द मास्टर ऑफ योर ब्रेन। बट याद रहे, छोटे स्टेप्स से कुछ हफ्तों तक, आप अगर इतने लाइफ टाइम से परेशान हो, आप ओवर द नाइट रिजल्ट नहीं पा सकते, इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, पर करना पड़ेगा। तो उस वजह छोटे स्टेप्स लेकर आप आगे बढ़ोगे, इट विल हेल्प यू लाइक एनीथिंग। ब्रेन ट्रेंड हो जाएगा आपके कमांड मानने के लिए। यू विल बिकम द मास्टर एंड ब्रेन विल बिकम द सर्वेंट अगेन। ब्यूटीफुल। ओके, अभी बहुत सारे लोगों के ना, ऐसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, जैसे कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं, पॉजिटिव कैसे सोचें। अब जैसे आपने कहा कि स्ट्रॉन्ग वीक माइंड नहीं होता है, ट्रेंड और अनट्रेंड माइंड होता है ब्रेन, ठीक है। अब इसको, जैसे कई लोगों को ना नेगेटिव सोचने की इतनी आदत हो गई है कि वो कोई चीज़ पॉजिटिव भी होगा, नहीं 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 ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो मेरे साथ चीज़ें पॉसिबल इतनी सीधे तरीके से कैसे हो सकती है। तो कहीं ना कहीं से उस सिचुएशन में भी वो नेगेटिव पॉइंट ढूंढ ही लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स है, जब मेरे से बात करते हैं तो वो बार बार ये कहते हैं कि नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे बनाऊं। तो मेरा आपसे सवाल ये है, क्या हर सिचुएशन में नेगेटिव होना नॉर्मल है, या हम क्रिएट कर रहे हैं उसको? सो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है आंचल, बिकॉज ये लोग एक लूप में बन चुके हैं। जैसा तुमने कहा कि हर सिचुएशन में उनका दिमाग कहीं से ढूंढ ले आएगा कोई ना कोई नेगेटिव एस्पेक्ट, भले उतना नेगेटिविटी वहाँ पर है नहीं। और सच्चाई ये है कि आप जिस कलर के चश्मे पहनते हो, उस कलर की दुनिया आपको दिखती है।
हमने एक बहुत पुरानी कहावत सुनी है कि आधा गिलास खाली आधा भरा हुआ है। कोई नया आदमी आया कि बोला आधी हवा आधा पानी, दोनों यूज़फुल है। तो एट द एंड आपका नज़रिया और आपका माइंडसेट आपको पूरी तरह से बदल देता है। एक छोटा सा एग्जांपल दूँ तो मैं तुम्हें कि इससे तुम्हें समझ आएगा कि हमारे नज़रिए की वजह से हम लूप में कैसे फंस गए। एक ट्रेन में ना एक बाप और एक बेटा जा रहे थे, छोटा बच्चा था और वो बाप चुपचाप बैठा था, उदास बैठा था, मुंह फुला के बैठा था। और वो बच्चा ना ट्रेन में सबको परेशान कर दिया, कभी किसी के बाल खींच रहा है, किसी के कपड़े खींच रहा है, छोटा बच्चा था, परेशान हो गया, किसी को मार रहा है, आधे घंटे से 1 घंटे से सबको परेशान कर रहा है। और लोग बच्चे पे अब गुस्सा कर रहे हैं बिकॉज उसने बहुत ज़्यादा कर दी ये चीज़ें। वो परेशान होते 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 उसको करते कर आखिरकार उस बच्चे पे गुस्सा निकाला, तो भी बाप ने कुछ नहीं बोला। और फिर उस बाप के ऊपर गुस्से, उस बच्चे को सब गुस्से से देखने लगे। तो अब बाप को बोले कि भाई तू कैसा बाप है, तेरे बच्चे ने हमको परेशान कर रखा है और तू यहाँ पे बैठा है ऐसा मुंह फुलाकर और इससे कुछ कर भी नहीं सकता। बाप बोलता है सही बात है, मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि अभी अभी 4 घंटे पहले फ़ोन आया था कि इसकी माँ पियर गई थी और उसकी वहाँ पे डेथ हो गई और उसी सदमे में मैं हूँ। अब सडनली जो लोग उस बच्चे पे गुस्सा कर रहे थे, हाँ। उन्हीं लोगों को उस बच्चे के ऊपर दया आने लगी। सिचुएशन सेम है, वही लोग, वही बच्चा, वही परेशान कर रहा है, लेकिन अब उस बच्चे को डांट नहीं रहे, मान नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहे, वो उनको सहन कर रहे हैं। तो हमारा नज़रिया बहुत इंपॉर्टेंट। अब क्योंकि उसमें क्या उसके दिमाग में नज़रिया क्या आ गया लोगों के, खैर इसकी माँ मर गई, बच्चा भोला यार, छोटा बच्चा, इसकी माँ मर गई। अब उसको उसके अंदर भोलापन दिख रहा है, शैतान नहीं दिख रहा। तो इसी तरह लोगों को क्या है कि लाइफ में कुछ नेगेटिव इंसिडेंट बन जाते हैं। तो अब हमारा ब्रेन ना नेगेटिविटी को अट्रैक्ट बहुत जल्दी करता है। उसका एक रीज़न है कि अगर हम इवोल्यूशन की थ्योरी को पकड़े तो ह्यूमंस ना कई लाखों सालों तक केव्स में रहा है, जंगलों में रहा है। तो उस समय ना इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा थी कि जब तक घर नहीं बने, हम कॉलोनाइज नहीं हुए, दीवारें नहीं बनी, तो कोई भी जानवर हम रात को आके खा सकता था, सांप डस लेता था। तो लाखों साल तक ह्यूमंस ना इनसिक्योर रहे। अब एक साइंटिफिक स्टडी कहती है कि 3 जनरेशन तक अगर कोई बात दोहराई जाए किसी कम्युनिटी में तो फिर वो हमारे डीएनए मेमोरी में आ जाती है। तो लाखों सालों की जो इनसिक्योरिटी है वो नेगेटिविटी हमारे डीएनए में मेमोरी में है। तो इसलिए हम पॉजिटिविटी से ज़्यादा नेचुरल नेगेटिविटी को मान लेते हैं क्योंकि हम डर में बहुत रहे हैं लाखों सालों तक। वही तो सेम जीन्स है ना हमारे। तो इस वजह से क्या होता है कि अब नेगेटिविटी थोड़ी आती है, हम उसको एक्सपीरियंस करते हैं और फिर फ्यूचर में वो वापस दोबारा ना हो हमारे साथ, क्योंकि उस नेगेटिविटी की वजह से मुझे लाइफ में एक नया बेकार गलत रिजल्ट मिला। ठीक है, अब जब गलत रिजल्ट मिला तो हमारा ब्रेन लर्न करता है अच्छा गलत रिजल्ट नहीं चाहिए। तो अब जैसे ही कोई सिचुएशन आई तो ब्रेन जानबूझ के क्या करता है, आपको नेगेटिव दिखाता है ताकि आप वहाँ से प्रोटेक्ट कर लो अपने आप को। वह नेगेटिविटी नहीं है लेकिन फिर भी हेलुसिनेट कराता है कि नेगेटिविटी है। तो फिर आप एक लूप में बन जाते हो, हर चीज़ में नेगेटिव ढूंढने लगते हो और ब्रेन का काम क्या, आपको प्रोटेक्ट करना कि रिजल्ट ऐसा काम ही ना करे कि रिजल्ट नेगेटिव आए। तो आपको एक्शन लेने नहीं देता और आपको उसी लूप में रखता है और लूप आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। और फिर आप उसी में फंसे रहकर अपनी पूरी ज़िंदगी नेगेटिव मानते रहते हो और माइंडसेट ये बना लेते हो कि ज़िंदगी तो भले हम कितने फिर बाबाओं की कथा में धर्मशास्त्र पढ़े लोग, लेकिन माइंडसेट क्या होता है, अरे ज़िंदगी में आया है तो कलयुग है, दुख तो आएगा ही, हमने कुछ पाप किए वो हमें भोगने हैं, वगैरह वगैरह। तो ये तो रियलिटी है ना वैसे तो। अगर रियलिटी कुछ कर्म है तो वो अगर इस चीज़ को लेके भोग रहे हैं कि हाँ भाई कुछ कर्म है, सुख है तो दुख भी है, दिन है तो रात भी है, कलयुग है तो ऐसा समय भी है कि नेगेटिव इंसान सोचता है। कुछ लोगों की सिचुएशन ऐसी है कि जो चीज़ नहीं भी हुई है उसमें भी पहले ही नेगेटिव ढूंढ लेते हैं। वो भी तो एक कर्म है। ये कर्म कैसे हुआ? सोच भी कर्म हुई ना कि आप अपने लिए कुछ क्रिएट कर, आपकी सोच से आपके एक्शन होंगे, आपके एक्शन से आपके रिजल्ट होंगे। तो आपका कर्म ही तो हुआ। तो उसको सुधारो ना। आप हमेशा पास्ट को लेकर नहीं बैठ सकते। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। इस सेकंड तक मेरी लाइफ डिसाइड हो गई, अगला सेकंड मेरी सोच बदलेगी तो मेरी लाइफ बदलेगी, मेरा वाइब्रेशन बदलेगा और मेरा अट्रैक्शन भी बदलेगा। राइट। इस सेकंड तक मेरी लाइफ हाथ में नहीं थी, पास्ट में थी, अगला सेकंड आते ही मेरी लाइफ मेरे हाथ में, अभी मुझे क्या करना है। तो उस लूप को समझना होगा कि लूप में फिर आपकी हैबिट पड़ गई है, उस हैबिट को ब्रेक करो। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अब एक ही रास्ता है कि उसमें से
थोड़ा बहुत पॉजिटिव देखना शुरू करोगे, क्या अच्छा है, यहाँ पे भी ब्रेन को ट्रेन करना होगा। हाँ, तो अब वही सवाल आता है कि पॉजिटिव माइंड के लिए अपने ब्रेन को कैसे ट्रेंड किया जा सकता है? देखो, सबसे पहले ट्रेन करने का एक सीन अपन आसान रास्ता अवेयरनेस। आपको पहले अपने ब्रेन में एक चीज़ चलानी होगी कि जितनी बार आपने नेगेटिव सोचा उन सिचुएशन में वैसा नेगेटिव रिजल्ट आया नहीं। जो हैबिट पड़ जाती है, लेकिन नेगेटिव रिजल्ट नहीं आते तो भी हैबिट पड़ जाती है लोगों की। तो आपको अपने ब्रेन को अवेयर कराना होगा, उन सिचुएशन को अपने ब्रेन में चलाना होगा। उस समय मैंने इतना नेगेटिव सोचा था लेकिन हुआ तो कुछ वैसा नहीं। तो जब बार बार अपने ब्रेन में वो चलाओगे तो ब्रेन कन्विंस होगा कि हाँ नेगेटिव नहीं हुआ। तो अगली बार जब आप वापस उस लूप में जाना चाहोगे तो आपका ब्रेन डाउट करेगा कि मुझे उस लूप में जाना है कि नहीं जाना है। अवेयरनेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये समझना होगा कि जो लूप बता रहे हो, मेनली लूप में क्या होता है, लोग इमेजिनरी नेगेटिविटी, इमेजिनरी फियर में बसते हैं जो रियलिटी नहीं होती। आपको फिर से याद करना होगा उन पास्ट मोमेंट्स को कि मैंने कल्पना में कि यार कल मेरा इंटरव्यू है, और हम सोचते ना और इतना परेशानी हो जाएगी, उसने ऐसे बात करी तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। लेकिन हमने देखा है कि हमारी कल्पना में जितना डर होता है रियल लाइफ में वो उतना नहीं होता जितना हमारा दिमाग हमारी कल्पना में बना लेता है। तो आपको इस सिस्टम को समझना होगा। तो जब इस सिस्टम से अपने आप को बार बार अवेयर कराओगे, इतना नहीं होता, इतना नहीं होता, इतना नहीं होता, अगेन इट इज़ अ टाइम टेकिंग थिंग। आपको प्रोग्रेसिवली करना होगा। इमीडिएटली कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि इमीडिएट चेंज नहीं आता, आप पेशेंस लूज कर दोगे, फिर आप और नेगेटिविटी में चले जाओगे। कन्विंस योरसेल्फ ऐसा नहीं हुआ तो फिर ब्रेन डाउट करेगा, फिर डाउट करेगा तो आपकी स्थिति और बेहतर होगी कि भाई ब्रेन लूप में फंसने पे डाउट करेगा। तो फिर डाउट करने के बाद फिर आप स्टार्ट कर सकते हो चीज़ों में पॉजिटिविटी देखने की कि हाँ भाई इसमें क्या पॉजिटिव, नेगेटिविटी चल मुझे आ रहा है लेकिन पॉजिटिव क्या हो सकता है। भले आपका दिल नहीं मान रहा, कोई बात नहीं, ट्रेन योर ब्रेन क्या देखने की कोशिश तो करो। आप थोड़ा ट्रेन करते जाओ ब्रेन को। याद रखिए, दिस इज द मैजिक टेक्निक। थोड़ा ट्रेन करते जाओ एंड देन लेट द मैजिक हैपन आफ्टर सम फ्यू वीक्स और फ्यू मंथ्स। ओके, जब हम लोग माइंड की बात करते हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, ट्रेंड, अनट्रेंड की बात करते हैं, एक इसमें बहुत कॉमन चीज़ आजकल लोग बोलने लगे हैं, पैटर्न्स। पैटर्न्स को समझने की कोशिश करो। लोगों को समझ ही नहीं आता पैटर्न्स को समझा कैसे जाता है। ठीक है, अगर कोई चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, क्या वो पैटर्न है, या बहुत कई लोगों को पता भी नहीं होता कि ये पैटर्न का रिजल्ट है, क्योंकि मैं वही पैटर्न रिपीट कर रही हूँ इसलिए ये रिजल्ट आया। तो पैटर्न, मेरा बेसिकली सवाल ये है कि पैटर्न्स को कैसे समझा जाए। देखो, पैटर्न को समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा एक पैटर्न होता है। हम एक पैटर्न, न्यूरोलॉजिकल पैटर्न्स बन जाते हैं हर चीज़ को लेकर। ओके, राइट। मान लो कोई भी किसी इंसान रिलेशनशिप में है और कोई पर्टिकुलर सिचुएशन में, मान लो हस्बैंड वाइफ ही है और पर्टिकुलर सिचुएशन में घर में रहते हो, पर्टिकुलर सिचुएशन में एक दो बार आपकी बहस हो गई किसी इंसिडेंट के ऊपर। घर में भी कुछ एक रूटीन हमारा ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं ना। और अब क्या होता है, अगर 2-4 बार बहस हो गई उस मोमेंट पे, तो जैसे ही अब आप उस पॉइंट पे जाते हो आपका दिमाग ट्रिगर करता है उन पैटर्न को और आप झगड़ा करने पे उतार हो जाते हो। अंडरस्टैंडिंग, विदाउट हैपनिंग दैट टाइम। वो हो नहीं रहा, होगा नहीं होगा आगे की बात है, लेकिन योर माइंड इज रेडी टू फाइट। तो पैटर्न को ब्रेक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझना पड़ेगा सबसे पहले आपके ट्रिगर को, कि आपका ट्रिगरिंग पॉइंट क्या है। अगेन सॉल्यूशन पे मत जाओ, अंडरस्टैंड द थिंग्स, अंडरस्टैंड द चेन। ट्रिगर मतलब गुस्सा आएगा तुरंत, ट्रिगर मतलब ट्रिगरिंग पॉइंट क्या है, ट्रिगरिंग पॉइंट क्या है कि कहाँ से वो पॉइंट शुरू होता है। आप नॉर्मल हो और घर में एक जगह, मान लो कि दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब पर जा रहे हैं, ठीक है, एक ही टाइम पे निकलते हैं। उस पॉइंट पे आपके कुछ बाहर निकलने को लेकर, लॉक लगाने को लेकर मान लो झगड़ा हो गया कुछ, और 4-5 बार वो झगड़ा हो गया। अब 5-6 बार झगड़ा होने के बाद ब्रेन उसको रजिस्टर कर लेता है कि ये साला खतरनाक जगह है, इस पे नहीं। तो अब जैसे थोड़े दिन बाद वापस आप, मान लो किसी दिन फिर 10 दिन बाद वापस सेम ही टाइम पे ऑफिस जाने लगे, आपका दिमाग क्या करेगा। और आप देखते हो कि आपके अंदर झुंझलाहट आ जाती है। आप एक दूसरे पार्टनर के अंदर झुंझलाहट आती है, चल ठीक है तू कर ले, वो बोलता नहीं तू कर ले। तो लाइक वो बच्चों की तरह झगड़ने लगते हैं। तो वो ट्रिगरिंग पॉइंट है। ओके, राइट। तो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड योर ट्रिगर, कि मेरा ट्रिगर क्या है। ट्रिगर के बाद तुम्हें समझना पड़ेगा वो ट्रिगर मेरे कौन से इमोशंस को इवोक करता है। ओके, एग्जांपल। मान लो उस ट्रिगर को, मान लो लॉक लगाने की बात है कि हस्बैंड बोलता है तुम लॉक लगा लो, वाइफ बोलती है तुम लॉक लगा लो, उस पर झगड़ा हो गया। तो अब वो लॉक लगाने के पीछे मेरे इमोशंस क्या है कि हस्बैंड क्या चीज़ है, कि मेरे को इशू लॉक का है क्या इशू मेरे चिल्लाने का है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस,
क्योंकि ज़्यादातर प्रॉब्लम जो होते हैं ना, वो एक्चुअली जो दिख रहे हो प्रॉब्लम नहीं होते आउटर, वो इंटरनल होते हैं, राइट। आपके बिहेवियरल इशू होते हैं। तो अगर आप ठीक करना चाहते हो तो उस इमोशन को समझो कि उसके पीछे कौन से इमोशंस आ रहे हैं। फिर उस इमोशन के बाद क्या होता है, इमोशन के बाद हम एक रिएक्शन देते हैं, उस रिएक्शन के बाद होता है हमारा रिजल्ट। द मोमेंट ट्रिगर कम्स, अगर आप इस पूरी चेन को समझोगे तो ट्रिगर कम होती, अपने आप अवेयरनेस हो, ओके दिस इज ट्रिगर, अब ये होगा ये होगा ये होगा, नहीं आई नीड टू स्टॉप हियर। सबसे पहले ट्रिगर को समझो, ये ट्रिगर पॉइंट है। ये तभी हो पाएगा जब आप एक्चुअली झगड़ा खत्म करना चाहोगे ईगो कराकर, या मान लो कोई भी चीज़ को आप ठीक करना चाहोगे। ट्रिगर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लोग ट्रिगर आया इंस्टेंटली, इमोशन आया, इमोशन से अर्ज हुई, अर्ज से एक्शन लिया, और उसके बाद वो रिजल्ट आ जाता है। ट्रिगर आपके दिमाग में आ गया कि इस कारण से ये होता है। मान लो आप सैड होते हो, मतलब कोई एक्शन लेते हो आप, मान लो कई लोग नशा करते हैं, हो सकता है आउट ऑफ लोनलीनेस, आउट ऑफ बोर्डम, या कोई स्ट्रेस हो गया है, या कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द ट्रिगर कि ये मेरे ट्रिगर्स है, ये 4 ट्रिगर्स है। तो ये ट्रिगर जैसे हुआ, जिस दिन मान लो स्ट्रेस हुआ, यू हैव टू ट्रिगर, ओ माय गॉड, अच्छा आज मेरे को स्ट्रेस है, अब मेरा क्या होगा, मुझे अर्ज होगी, क्या होगी, मेरे अल्कोहल की ड्रिंक करने की अर्ज होगी। जैसी अर्ज होगी मैं क्या करता हूँ, एक्शन लेता हूँ, ड्रिंक कर लेता हूँ, ड्रिंक करने के बाद रिलीफ मिलता है, लेकिन रिलीफ के बाद वापस गिल्ट होता है कि मैंने अल्कोहल क्यों पी, और फिर आप पैटर्न रिपीट करते हो। तो आप ट्रिगर पहचानेंगे तो फिर आप गिल्ट लेवल तक नहीं जाओगे, रिपीट नहीं करोगे पैटर्न को। ओके। जैसे बहुत सारे लोग अपनी हैबिट्स को चेंज करना चाहते हैं, और हमने हैबिट्स को लेकर के बात भी की है अभी, तो मैं थोड़ा सा आपसे क्विक टिप्स और टेक्निक्स पे हम लोग बात करेंगे। अगर मुझे अपनी लाइफ में किसी हैबिट को ऐड करना है, उसे डिसिप्लिन में लाना है, तो मैं क्या करूं? देखो, कोई भी हैबिट को, आर यू टॉकिंग अबाउट न्यू हैबिट और यू कुछ चेंज करने की हैबिट की बात करो? बिकॉज दोनों की अलग साइकोलॉजी। अच्छा, दोनों की अलग है। हाँ, चेंज करना अलग है, नई हैबिट डालना बहुत अलग है। नई हैबिट इज ऑल अबाउट लर्निंग, चेंज करना इज अबाउट रिप्लेसिंग, सो बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। तो ठीक है, दोनों को बता दीजिए। अगर चेंज करनी है किसी को अपनी हैबिट्स को तो, और अगर जैसे आपने कहा कि नई कोई हैबिट बनानी है तो वो क्या करे? देखो, चेंज करना हो तो बहुत सिंपल सी बात है। मैं हमेशा कहता हूँ चेंज करने का दिमागी विचार ही दिमाग से निकालता हूँ। अच्छा, कि मुझे आदत बदलनी नहीं, ये विचार ही निकालना पड़ेगा। तो लोग तो कहते हैं अपनी थोड़ी सी आदत बदल लो, बाकी सब ठीक हो जाएगा, पूरा रूटीन ठीक हो जाएगा, फ्यूचर सेट हो जाएगा। सारी बात तो हमें यही सिखाई जाती है कि चेंज कर लो। सिखाई जाती है, तो अब तुम ही बताओ प्रैक्टिकली कितने लोगों में बदलाव आया है सुनकर। वो जो ज्ञान देता है परिवार, सोसाइटी, क्या बदलाव आता है उससे? लोग बदलते हैं? बदलते होंगे, आई थिंक। मुझे लगता है शब्दों में या वर्ड्स में शायद हो सकता है लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि इसे एग्जैक्टली बोलना क्या, तो इसलिए वो बोल देता है कि चेंज कर लो हैबिट्स। लेकिन बदल पाते हैं क्या? लोग इतने गुरुओं को सुनते हैं क्या, इतने कथावाचकों को सुनते हैं, वो अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं क्या, वो धार्मिक किताबों में लिखी हुई बातें फॉलो करते हैं जो उन्होंने कहीं सैकड़ों बार सुनी है? क्या करते हैं? कुछ लोग करते हैं, तो फिर उसको क्या बोला जाएगा? उन्होंने नई हैबिट अडेप्ट की कुछ है। कितने होंगे, वो एकदम माइक्रो लेवल पे हाँ, पॉइंट हाँ, पॉइंट में आएंगे, 1% भी नहीं पूरा कह सकते। ओके, हाँ, क्या ठीक है। कारण है? क्योंकि सिस्टम गलत है, क्योंकि वो आपको विचार छोड़ने की, उस हैबिट को छोड़ने के ऊपर फोर्स करते हैं, लेकिन सोसाइटी की गलती है। तुम्हें साइकोलॉजिकली समझना पड़ेगा कि जिस चीज़ को तुम दिमाग से छोड़ना चाहोगे वो तुम्हें उतना ही ज़्यादा जकड़ लेगी, पकड़ लेगी, तुम्हें जाने नहीं देगी। तो अगर तुम्हें किसी हैबिट को छोड़ना है तो बेटर उसकी ऑपोजिट हैबिट को थोड़ा 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 अपनी लाइफ में डालते जाओ, क्योंकि माइंड रिप्लेस करता है, कभी किसी चीज़ को छोड़ता नहीं है। छोड़ने जाओगे, छोड़ने का विचार आपको उससे बांध देगा। ओके। और इससे क्या होगा फिर, हमें शिक्षा ही गलत दी कि तुझे ये काम नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। हमें समाज ने ये बताया कि क्या नहीं करना, लेकिन उनको बताना चाहिए था कि क्या करना है। तो तुम्हें जो हैबिट डालनी वो काम पे, उसको काम करना शुरू करो, और जो बैड हैबिट है उसको वही रहने दो। लेकिन जो चाहिए उसके ऑपोजिट डालना शुरू कर दो, तो ऑटोमेटिकली वो ऑपोजिट उसकी जगह, नेगेटिव की हैबिट की जगह पॉजिटिव हैबिट जगह बना लेगी। ये सिंपल फंडा है, सुनने में पैराडॉक्स लग रहा होगा, बट एक्चुअली हैबिट्स ऐसे ही चेंज होती है। इट्स अ साइकोलॉजी ऑफ हैबिट। चेंज हो रही है या नई बन रही है? रिप्लेस हो रही है। रिप्लेस हो रही है, राइट। और नई हैबिट डालना है। देखो, नई हैबिट डालने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है पता है? कि आपको उस हैबिट डालने के पीछे का मोटिव क्या है। तुम्हें उस मोटिव को बहुत ज़्यादा एलोबरेट करना पड़ेगा,
उस मोटिव को अपने माइंड में हैमर करना पड़ेगा, किस हैबिट के डालने से फ़ायदे क्या है, क्यों ज़रूरी है, ये मेरी लाइफ में क्या बदलाव लाएगी। आप फोकस करो उन चीज़ों के ऊपर। अगर वो इतने उसकी वैल्यू हाई है ना, आप देखो कि आप उस हैबिट की तरफ खींचते चले जाओगे। आपको हैबिट डालने में फोर्स नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने रीजंस क्लियरली अपने ब्रेन को बता दिए कि इससे ये बेनिफिट है, ये कारण है, और इससे मुझे मेरी लाइफ में ये बदलाव आएगा, दिस इज शॉर्टकट आई एम टेलिंग यू। वरना हैबिट फोर्स करोगे नहीं होगा। उसके पीछे के मोटिव और लास्ट रिजल्ट क्या होगा, उसको दिमाग में बार बार हैमर करते जाओ और देखो कि क्यों उसमें उसमें जो रिजल्ट है, मज़ा है। तो आप देखोगे जो चीज़ हमें मज़ा देती है, जो चीज़ हमें प्लेजर देती है, हम उसकी तरफ खिंचते चले जाते हैं। हम फोर्स करना नहीं होता। राइट। ओके, अगर मेरी ऑडियंस को अगर कोई आप ऐसा मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि आजकल लोग जो है मेंटल हेल्थ से बहुत परेशान है। उनका मेंटल हेल्थ की स्टेटस की बात करें तो देवर लाइक कि मतलब उन्हें ये भी नहीं पता कि मैं खुश हूँ भी या नहीं। ये वो अपनी खुशी भूल गए हैं, वो अपना सुकून भूल गए हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या गाइड करना चाहेंगे कि वो कैसे खुश रह सकते हैं, कैसे अपने आप को प्यार कर सकते हैं, अपनी वर्थ को पहचान सकते हैं? कोई ऐसा ब्यूटीफुल मैसेज अगर मेरी ऑडियंस के लिए हो सकता है तो। आपने जो कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ब्रेन फॉगिंग कहते हैं। कि उन्हें कुछ क्लियर दिख ही नहीं रहा, उन्हें लगने लगा है कि लाइफ यही है। क्योंकि लाइफ के स्टडीज़ का प्रेशर, फिर कैरियर का प्रेशर, कैरियर के प्रेशर के बाद ऑफिस ज्वाइन किया आपने, वहाँ काम किया, वो प्रेशर हो रहा है, पॉलिटिक्स हो रहा है। धीरे क्या होता है, आप अपना बचपना खो देते हो, अपना चंचलपन खो देते हो, जो लाइवलीनेस होता है वो खोते खोते ज़िंदगी की जो ये सिस्टम है, उस सिस्टम में ऐसा उलझ के रह जाते, पिस जाते हो कि फिर आपको लगने लगता है कि यही ज़िंदगी होती है और ऐसे ही चलता है, और हम लाइफ यही होती, लाइफ आसान नहीं होती, लाइफ अच्छी नहीं होती, बचपन जी लिया सो जी लिया। नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो इस सोसाइटी ने कुछ गलती सोसाइटी की है कि ऐसे सिस्टम बने हैं कि जहाँ पे हमें हैप्पीनेस हमारी और बचपना छीन लिया गया। लेकिन आप अपनी मदद कर सकते हो। आपके अंदर अभी भी बचपना जिंदा है, बच्चा जिंदा है। अगर आपको ब्रेन फॉगिंग नहीं चाहिए, अगर आप लाइवलीनेस चाहते हो विद ऑल दिस केओस, राइट, वो उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, वर्क प्रेशर का अल्टरनेटिव नहीं है, वो होगा ही। लेकिन आप यहाँ से कुछ बदल सकते हो अपने अंदर, तो आप थेरेपिस्ट की हेल्प लो, राइट। आप किसी हिप्नोथेरेपिस्ट के पास जाओ, कोई भी थेरेपिस्ट आपको लगे, उस अपने आप को समझो और अपने आप को थेरेपिस्ट के पास जाकर बस एक चीज़ ढूंढने की कोशिश करो, मेरा बचपना कहाँ है। अपने बचपने को थोड़ा थोड़ा याद करो, क्योंकि ना अगर ये शायद ये लोग बात समझ पाए ना समझ पाए, चलिए मेरे 18 साल का एक्सपीरियंस रहा है ज़िंदगी का, कि जब आप अपना बचपना खो देते हो ना, आप सब कुछ खो देते हो। ईगो आ जाता है, स्टबर्ननेस आ जाती है, रिजिडिटी आ जाती है। तो अगर आपने जो बचपन में जो काम करते थे ना, थोड़े थोड़े वो काम करना शुरू करो। बाथरूम में गाना शुरू करो ज़बरदस्ती। अब देखो कि हम बचपन में सब बाथरूम में गाते थे, बड़े होने के बाद घर में अकेले हैं तो भी बाथरूम में गाने में डिफिकल्टी हो रही है। मतलब सोचो हम कितने रिजिड हो गए। अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो अगर कुछ चाहिए इस केओस के बीच में, आपको चाहिए आप लाइवली रहे, वो मज़ा रहे, तंदुरुस्ती रहे, जो आप बचपन के मिस करते हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अब इतनी हालत ख़राब हो चुकी है स्ट्रेस में कि अब उन्हें याद भी नहीं रह रहा कि बचपन ब्यूटीफुल था। तो बचपन में जो करते थे वो एक्टिविटी थोड़ी बहुत देना शुरू करो, और आपकी ब्रेन की न्यूरोलॉजी आपको उससे कनेक्ट करेगी, आपके अंदर लाइवलीनेस आएगी और आपको ज़िंदगी थोड़ी अलग दिखना शुरू होगी। वाह, अमेजिंग। लोग वो बचपना भूल गए हैं, और मुझे ऐसा लगता है वही चीज़ आपके अंदर ज़िंदा रहनी ही चाहिए, ताकि आप उस, क्योंकि किसी पार्टनर से बैठ करके तो मिल नहीं रहा, तो अपने अंदर के बचपने को ढूंढ लो। उस जो भी आपके अंदर की वो एक सेल्फ इमेज कह ले या उसे एक इनर इमेज कह ले, उसको अगर आपने पहचान लिया, फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ती किसी इंसान की वो है भी या नहीं भी है। बिल्कुल, राइट। सो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड हमने बहुत डेप्थ में बात की है। एक माइंड को, नेगेटिव माइंड को, या जो आप कहते हैं ट्रेंड अनट्रेंड माइंड को समझने की कोशिश की है, पैटर्न्स को समझने की कोशिश की है। और वही जो सबसे बड़ा मेरा पहला सवाल था, क्लैरिटी नहीं है आज लोगों को, तो वो भी आपने बहुत बखूबी बताया है। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग माय। थैंक यू।